स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम मार्केट शो में जिसका नाम है पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली स्टूडियो से और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। पिछला हफ्ता खासतौर से शुक्रवार बाजार के लिए काफी हम कह सकते हैं कि दर्दनाक रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था सीमा पर वो गहरा रहा था। दोनों देश एक तरह से युद्ध में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। हालांकि भारत की तरफ से बयान यह आया कि वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस हैं या फिर वो जगह हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां पनपती हैं उनको तबाह कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की। हालांकि काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया हमारी आर्मी ने, तीनों की तीनों सेनाओं ने कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। और उसके बाद हमने देखा कि वीकेंड होते होते शनिवार की शाम को 5 बजे यह खबर आ गई कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि इस युद्ध विराम पर सहमति के बाद भी हमने ये देखा कि छिटपुट घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से होती रहीं और उसका भारतीय सेना ने जवाब भी दिया। लेकिन 80 घंटों की ये एक इंटेंस बैटल थी जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने नेस्तनाबूद किया, उनको तबाह किया है और पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री बेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। अब ये चीजें थोड़ी न्यूट्रल हो गई हैं, युद्ध विराम हो गया है, दोनों देश सहमत हो गए हैं। आज फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। देखते हैं कि क्या बातचीत आती है, उसके बाद सेना की तरफ से स्टेटमेंट क्या निकल के आता है। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है कि अमेरिका और चीन भी ट्रेड डील को लेकर सहमत हो गए हैं। तो चाहे बिजनेस की जो चुनौतियां हैं या फिर जियोपॉलिटिकल, अच्छी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड। और आज इन्हीं खबरों के दम पर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 500 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो एक काम करते हैं, अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से आपको खबरें बताएंगे, इंडेक्स के लेवल्स बताएंगे, ग्लोबल मार्केट का हाल बताएंगे और खबरें, नतीजे कौन कौन से आए हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले 4 तस्वीरें जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज के जो मेजर जो ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए वो कौन से हैं आपके स्क्रीन पर। तो डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर दोनों के दोनों इंडेक्स में आज हम देख रहे हैं कि बेहतरीन सत्र देखने को मिल रहा है। 400 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर और करीब उतना ही ऊपर है नेस्डेक फ्यूचर भी। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। गिफ्ट निफ्टी 500 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में समझौता हुआ है ओवर द वीकेंड। दोनों देशों के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बातचीत हुई है और सहमति बनी है कि वो अपने जो मतभेद हैं ट्रेड्स को लेकर वो खत्म करेंगे। हालांकि डिटेल्स नहीं आई हैं। आज व्हाइट हाउस की तरफ से आज हो सकता है कि स्टेटमेंट आए, अमेरिकी प्रशासन इस बारे में जानकारी आपको देगी। लेकिन फार्मा कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर है। जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं अमेरिका में, उनकी कीमतों में 30 से 80% तक कटौती का फैसला किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं। तो फार्मा शेयर आज फोकस में रहेंगे। आज थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन नतीजों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए हैं मिले जुले और नवीन फ्लोरिन एफएल इंडिया के नतीजे अच्छे आए हैं। डॉक्टर रेड्डीज की हमने देखा है कि आय और मुनाफा तो बेहतर आया है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर निराशा देखने को मिली है और मुनाफा जो बढ़ा है करीब 20% के आसपास की ग्रोथ हमने मुनाफे के फ्रंट पर देखी है। तो ये 4 ट्रिगर्स आपके लिए स्क्रीन पर। चलिए, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स बाजार की रूपरेखा तय करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन क्रॉस वीकेंड अगर आप देखें, जो खबरों का सिलसिला चला है उससे एक बात तो तय होती है, वो है भारतीय सेना की ताकत। और इस ताकत को हमें नमन करना चाहिए, भारतीय सेना को हमें नमन करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और किस तरह से हर गलत हमला जो पाकिस्तान की तरफ से होता दिखा उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, इसका प्रमाण। और इसी बैठकों का दौर, ये बैठकों का दौर अब भी जारी रहेगा। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सारे के सारे डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये कहना है भारतीय सेना का। अगर एक गोली पाकिस्तान की तरफ से चलेगी तो फिर गोला चलेगा भारत की तरफ से, ये कहना है भारतीय सेना का। सारे डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों की शुरुआत करते हैं और आज के लिए शुरुआत अच्छी होने के आसार हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये वही डेवलपमेंट्स हैं जो कि वीकेंड पर होते नजर आए हैं
और इन्हीं डेवलपमेंट्स का असर है जो कि विदेशी बाजार में इस वक्त हम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देख रहे हैं। शुक्रवार का सेशन भारतीय बाजार के लिए वॉलेटाइल था, कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन इस सुबह अगर देखेंगे करीब 500 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी की तरफ से बिल्कुल नजर आ रही है। फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में मजबूती और एशियाई बाजार के भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, और इसके अलावा टैरिफ से जुड़ी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कई सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ग्लोबल सेटअप अभिषेक किस तरह का दिख रहा है आज? मानसी, गुड मॉर्निंग। पहले तो देखिए, अच्छी चीज़ है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया है और ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि दुनिया भर को यह संदेश दिया है कि भारत की अगर अस्मिता पर, भारत की सुरक्षा पर अगर आंच आएगी तो हम कितने सक्षम हैं। एक तरह से अपनी जो सैन्य ताकत है उसका भी प्रदर्शन भारत ने बखूबी किया है। तमाम आतंकी जो अड्डे हैं पाकिस्तान में जो पल रहे हैं दशकों से, उनको भारत ने तबाह किया है। वहाँ के मिलिट्री बेस को भी भारत ने निशाना बनाया है पाकिस्तान के, और ये भरोसा दिलाया है कि हम पूरी तरह से महफूज हैं, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान के जो भी हमले आए थे न्यूट्रलाइज किया है भारतीय सेना ने। ग्लोबल संकेतों की बात करें मानसी, तो आज संकेत अच्छे हैं। अगर हम ग्लोबल फ्रंट पर बात करें, आप शुक्रवार को भूल जाइए, आज सुबह सुबह यूएस फ्यूचर्स के क्या लेवल हैं, एशियाई बाजारों में किस तरह की शुरुआत हुई है, वो ज्यादा क्रूशल हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और चीन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ट्रेड टॉक्स हुई हैं। अब उसके डिटेल्स क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये बातचीत काफी सकारात्मक रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वहां के ट्रेड सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका स्टेटमेंट आया है कि चीन के साथ जो बातचीत हुई है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रही है। आज अमेरिकी प्रशासन यानी कि व्हाइट हाउस इस पर जानकारी देगा कि क्या क्या बातचीत हुई है। चीन की तरफ से बयान आया है कि काफी अच्छी बातचीत हुई है, और उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर करीब करीब 400 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें करीब 450 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये जो बातचीत जो हुई है और अब जो ट्रेड डील जो होने वाली है, हो चुकी है, उसके डिटेल्स आने वाले हैं, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि करीब 1.5-2 महीने तक ये कशमकश चली है। अमेरिका और चीन के बीच में काफी तनातनी का माहौल था। एक देश टैरिफ लगा रहा था, दूसरा देश बढ़ा रहा था। चीन पर अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगाया था, अमेरिका ने फिर चीन ने अमेरिका पर करीब करीब 125% का टैरिफ लगाया था। लेकिन अब जाके डी-एस्केलेशन के संकेत वहां से भी आ रहे हैं, दोनों देशों की तरफ से भी। वाणिज्य सचिव हैं वहां पर हावर्ड ल्यूटनिक, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो 10% की बेसलाइन टैरिफ है बाकी देशों से इंपोर्ट पर, वो बेसलाइन टैरिफ अभी जारी रहेगी। तो उतनी चिंता की बात नहीं है, काफी ज्यादा देखिए ये डिस्काउंटेड भी हो चुके हैं मानसी। अब जो कुछ आएगा यहां से बाजारों के लिए वो पॉजिटिव ही होगा निश्चित तौर पर। कल अमेरिका में अप्रैल के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, उससे काफी हद तक चीजें साफ हो जाएंगी कि यहां से फेड का जो स्टांस होता है वो क्या होगा, फेड क्या करेगा, उसका अंदाजा हम बेहतर स्थिति में होंगे लगा पाने के। लेकिन फार्मा कंपनीज को लेकर एक नेगेटिव चीज ये है कि वहां पर जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो उनकी कीमतों में 30 से 80% की कटौती का फैसला किया है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे हम सृष्टि को जोड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये फार्मा कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव जरूर है। आज डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं। लेकिन एशिया में अगर आप देखिए, हांगकांग का बाजार, चीन का बाजार, या फिर आप गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, करीब 500 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है अच्छे गैप के साथ। तो उसकी वजह यह है कि एक तो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया, और दूसरा जो ट्रेड को लेकर जो तनाव बना था, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं अमेरिका और चीन, अगर वो एंगेज्ड हैं किसी बैटल में तो भी सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक ठाक नहीं होता है। आज ये सारे के सारे तनाव दूर हो रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन है। आप गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे करीब 500 अंकों पर। क्रूड की बात करें, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, क्रूड वैसे भी रेंज में है, थोड़ा सा ऊपर आया है, क्योंकि अगर चीन में अगर डिमांड बढ़ती है कच्चे तेल की तो फायदा होता है थोड़ा सा क्रूड वाली कंपनीज को। तो $64 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन ओवरऑल संकेत आज मानसी ठीक ठाक हैं। एफआईज भी लगातार बाइंग कर रहे थे, हालांकि शुक्रवार को 3800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग के फिगर आए हैं। लेकिन जरा डेटा समझ लेते हैं कि आपको निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपके लिए सपोर्ट्स लेवल क्या होंगे,
रेजिस्टेंस के लेवल क्या होंगे? मानसी, आपने बहुत ही क्लोजली ट्रैक किया हुआ है ना सिर्फ ग्लोबल बाजारों को बल्कि इंडियन मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा था जब भारत पाकिस्तान के बीच में बैटल चल रही थी। जरा बताइए कि कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, निफ्टी बैंक दोनों की बताइए, और बताइए कि क्या इंडिकेशंस होंगे आज के लिए। देखिए अभिषेक, आप जब ग्लोबल मार्केट समझा रहे थे, आपने ये कहा कि शुक्रवार के सेशन को भूल जाइए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और इन पर्टिकुलर निफ्टी की अगर बात करें, अब शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को ध्यान में रखते रखते अगर स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो शुक्रवार के दिन को वहां पर भी भूल जाइए, क्योंकि इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है और जो गैप अप के संकेत मिल रहे हैं, उम्मीद यही कर चलेंगे कि 24,552 के लेवल्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अगर देखने को मिल रहे हैं तो वहां से और ज्यादा मजबूती जब बाजार खुलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की तरफ दिखेंगे। अब आ जाइए एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर। एफआईएस डीआईएस का एक्शन लगातार, एफआईएस की अगर बात करें, पिछले 13-14 सेशन से खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा था, वहां से एक सेल का फिगर आता हुआ दिखा है। एफआईएस ने 9 मई के डेटा की अगर बात करें, वहां पर सेल फिगर्स देखने को मिले हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 2590 करोड़ तक की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,883 करोड़ की बिकवाली है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में 1250 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन 1755 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में भी नजर आई है। ऑल इन ऑल एफआईएस के डेटा को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली 3,799 करोड़ के शेयर्स की बिकवाली देखने को मिली है। एंड उसी के ठीक सामने डीआईएस के आंकड़े खरीदार यानी कि सपोर्ट जो है डीआईएस की तरफ से बिल्कुल देखने को मिला है। करीब 7,277 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से आते हुए दिखी है। अब ऑल इन ऑल अगर देखेंगे, एफआईएस लगातार कई सेशन से खरीदारी का रुख अपना रहे थे, विच इन इटसेल्फ वाज एन इंडिकेशन कि वॉलेटाइल मार्केट्स में भी विदेशी संस्थागत निवेशक जो है उनका भरोसा भारतीय बाजार पर है। और जो लगातार बिकवाली या सेल साइड के फिगर्स हमें कई सेशन से मिल रहे थे, सवाल ये उठा था कि एफआईएस की वापसी कब होगी, वो वापसी भी नजर आई। सो इस एक दिन के सेल फिगर को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि खरीदारी ऑलमोस्ट 13-14 सेशंस की एफआईएस की तरफ से आती दिखी है। और ये एक दिन का सेल फिगर हो सकता है कि जो वॉलेटाइल सिनेरियोज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिले, इसके चलते भी हो। और आज वापस से स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स ठीक है, उसका इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर पड़ता दिखेगा। भारतीय बाजार की अगर बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशक के साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी खरीदारी के आंकड़े आज शाम को जब वापस से हमारे पास भाव कॉपी आएगी तो हो सकता है कि आ सकती है। सो आज एक दिन की बिकवाली के आंकड़े एफआईएस की तरफ से जरूर हैं, लेकिन डीआईएस जो है वो लगातार खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखेंगे 28,883 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में 1250 करोड़ की खरीदारी अब भी कायम है। और डीआईएस की अगर बात करें, वहां पर लगातार कैश मार्केट में बड़ा खरीदारी का फिगर जरूर देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो कि मार्केट को आज ड्राइव करती दिखेगी? एक तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर से सेंटिमेंट में सुधार है, और ये सुधार जो है वो हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और इस वक्त तो नजर आ भी रहा है कि गिफ्ट निफ्टी में शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिल रही है, तो वहां से पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर डेवलप होते दिखे। बड़ी गैप अप से उम्मीद जरूर है कि गिफ्ट निफ्टी में जो इंडिकेशन है, एशियाई बाजार में जो इंडिकेशन है, उसी तरह का रुख भारतीय बाजार में भी बाजार जब खुलेंगे तब नजर आएगा। हालांकि फ्राइडे सेशन के साथ साथ अगर बाजार की स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज करेंगे तो वीकनेस नजर आ सकती है, कॉशियस एटीट्यूड मार्केट दिखाएगा। लेकिन ओवर द वीकेंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और डेवलपमेंट्स के चलते स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप देखेंगे तो अग्रेसिव और बोल्ड स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर मानकर चलनी चाहिए। अमेरिका और चीन में ट्रेड डील से भी सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरे हैं। मंडे मॉर्निंग कई सारी चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट के तौर पर आती हुई दिखी है, और उसी के चलते मूड माहौल जो है हो सकता है नए हफ्ते का सुधरता हुआ दिखे। यूरोप, यूक्रेन और रूस को सीज फायर का प्रस्ताव देना काफी हद तक पॉजिटिव। अमेरिका में दवाओं में दाम घटेंगे, क्योंकि फार्मा को लेकर जो टैरिफ का सिलसिला था उस पर हस्ताक्षर होते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज शाम को करेंगे। तो फार्मा स्टॉक पर, फार्मा सेक्टर पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिफेंसिव है ये प्ले। डिफेंस शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली की संभावना है। फ्राइडे सेशन में भी ये क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र फोकस रेडार पर था और आज के सत्र में भी रहेगा। और साथ ही टैरिफ की चिंता कम और एफआईएस के लगातार रुख पर हमारी नजर है। अब अग्रेसिव स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, निफ्टी पर अगर आप देखेंगे, फ्राइडे सेशन के साथ साथ निफ्टी में काफी रैशनल अप्रोच रखना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,500 को पार भी कर सकता है निफ्टी। 24,000 के लेवल पर क्लोजिंग जरूर देखने को मिली। फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग में ऑलमोस्ट हमने देखा 250 अंकों की बिकवाली थी, लेकिन इस वक्त अब गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशन देखेंगे
ये तो बिल्कुल विपरीत एक्शन नजर आएगा। 24,544 पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 24,500 के पार के लेवल्स तो निफ्टी में बिल्कुल नजर आ सकते हैं। 25,000 तक के लेवल्स भी हैं, इस पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक होगा। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रैशनल अप्रोच और कॉशियस ट्रेंड अपनाएंगे बाजार पर, या फिर यहाँ से बोल्ड अग्रेसिव कॉल्स देखने को मिलेंगी। वहीं 24,200 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए, वहीं 24,550 पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,700 और 24,750 तक के स्तर भी एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पे खास तौर से फोकस कीजिएगा, क्योंकि येस बैंक में जो एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है कि स्टेक सेल की खबरें हैं और कई सारी बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, HDFC बैंक, बड़ी दिग्गज बैंक्स ने स्टेक सेल किया है और एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेक परचेज किया है। तो इसके चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो है पूरे का पूरा फोकस रेडार पर रहेंगे। सो ऑल इन ऑल अग्रेसिव स्टांस है, मार्केट में पॉजिटिविटी है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि शुक्रवार के सेशन को भूलकर गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग इंडिकेशंस को याद करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शुरुआत होती दिखे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हो गई आपके लिए समग्रता के साथ। निफ्टी बैंक, FI, DI सारे पॉइंट्स को मानसी ने टच किया है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटी से सहज अग्रवाल हैं, मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सहज भाई, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप जरा ये बताइए कि अब देखिए दुविधा ये है ना कि अच्छी चीज तो आई, लेकिन वो एक कॉस्ट पर भी आती है। ये 500 पॉइंट जो गैप अप के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, क्या इस गैप के बाद भी आपको लगता है कि निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए? आज की स्टडी आपके हिसाब से क्या होगी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शकों को और आप सभी होस्ट को वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक कहना बहुत आसान होगा कि निफ्टी ने 23,800 और 24,000 का एक सपोर्ट जोन था, वहां पे हम बाय कर सकते थे, पर उस परिस्थिति में हमारा मेंटल जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो ऑब्वियसली थोड़ा सेफगार्ड की तरफ था, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इतनी वोलेटाइल थी। अब जबकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है और थोड़ी स्थिरता आने की उम्मीद है, आई थिंक ओवरऑल अब मैं काम करूंगा शॉर्ट टर्म की जगह मैं थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट सेटअप को देखूंगा, जहां पे मुझे ये सजेस्ट कर रहा है ब्रॉडर मार्केट कि आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक प्लेज अभी कीजिए, ये वोलेटिलिटी को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दीजिए। मार्केट शायद आगे चल के आपको एक या तो नया सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ मैच्योर करके देगा, नहीं तो मार्केट का प्राइस आपको आपके जो करंट सपोर्ट जोन है उसके पास आएगा, फिर आपको एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी पे मे बी एक इंट्राडे ट्रेड या ऐसा कुछ यदि कोई मैच्योर होगा तो वो मैं लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी पोजिशनल ट्रेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा इरैशनल लग रहा है, प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। एज कंपेयर टू दैट बैंक निफ्टी वुड बी प्रिफर्ड, बिकॉज निफ्टी जिस तेजी से खुल रहा है, बैंक निफ्टी उससे थोड़ी सी भी हल्की तेजी से खुले तो भी वो सपोर्ट जोन जो आपका 53,500 और 54,000 के पास है उसके थोड़ा ऊपर खुलेगा। तो बैंक निफ्टी एज अ ट्रेडिंग बेट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जबकि निफ्टी में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सट्रीमली इंट्राडे ट्रेड हो तो कीजिए, पर पोजिशनल ट्रेडर को फिर भी थोड़ी वेट करनी चाहिए ये वोलेटिलिटी को सस्टेन मतलब सेटल डाउन होने के लिए। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया बनता हुआ, और ये नजरिया 53,595 के लेवल्स पर जब बैंक निफ्टी फ्राइडे सेशन में भारी बिकवाली दिखा रहा था, तब भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कन्विक्शन डेवलप होता हुआ। इस कन्विक्शन में ही स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रेडार पर क्या है ये भी समझेंगे सहज अग्रवाल से। सहज, क्विकली बताएं स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? जी आई थिंक शुरुआत में आप थोड़ी देर पहले मैं आपकी बातें सुन रहा था, आपने बोला था फार्मा प्ले पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफेंसिव है। मैं उसी बात को आगे ले जाना चाहूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि दो शॉर्ट टर्म में हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखे हैं, बट हमें रिस्क रिवॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म जब वोलेटाइल हो तो आई थिंक आपको लार्जर पिक्चर को देख के काम करना चाहिए। सिप्ला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और अपना ट्रेंड लेवल खास करके ब्रेक नहीं किया है। तो सिप्ला हमें लग रहा है कि 1335 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है स्टॉक का। करंटली आपका 1500 के थोड़े से नीचे चल रहा है, और फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली हमें लगता है ये स्टॉक 1735 तक की क्षमता रखता है। तो सिप्ला मेरी एक पहली अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पे डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वोलेटिलिटी स्टॉक ने अपने ट्रेंड लेवल को ब्रेक नहीं किया है।
दूसरा स्टॉक जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है जेबी केमन फार्मा। अगेन केमिकल्स एंड फार्मा स्पेस से ये स्टॉक है। 1500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1385 का बहुत ही बेहतरीन इसका ट्रेंड सपोर्ट है। आप यदि देखेंगे तो इसने पिछले कई हफ्तों में वो लेवल अपना ब्रेक नहीं किया है, चैलेंज भी नहीं किया है। और अगेन मल्टीपल पैरामीटर्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, हमें लग रहा है ये ऊपर में 1700-1800 तक की जाने की क्षमता रखता है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए रहेंगे। आज का दिन आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होगा और हमारी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो फार्मा पर ही सहज की रिकमेंडेशन है। जेबी केमिकल के लिए जो टारगेट होंगे 1700-1800 के, 1385 का स्टॉप लॉस, और सिप्ला के लिए 1700 और 1735 के दो टारगेट। टारगेट्स तो वैसे सहज आपके अग्रेसिव लग रहे हैं। ये कब तक रखना है दोनों शेयरों को? ये थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा है। मतलब दीज आर नॉट, ये इंट्राडे एकदम या शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है। मेरे हिसाब से इनको आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल के हिसाब से 15 से 20 दिन तक का ध्यान में लेके चल सकते हैं। और ये सेक्टर सिलेक्ट करने का मेरा ध्यान यही है कि ओवरऑल मार्केट भी एक कंसोलिडेटिव फेज में है। कभी वोलेटाइल तरीके से नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। इसमें एक ट्रेडर को और एक शॉर्ट टर्म हो गया या पोजीशन हो गया, उसको स्थिरता की जरूरत है। तो वो सब ध्यान को रखते हुए मैंने ये दो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करी है अगले 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, टाइम फ्रेम जाना जरूरी होता है क्योंकि टारगेट थोड़े से ना ट्रेडर्स के लिहाज से थोड़े बड़े दिख रहे थे। हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं जैन दास गुप्ता जी, WTO में फॉर्मर एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जैन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। सर, ये चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स जो हो गई हैं, अब उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, टैरिफ को लेकर क्या बातचीत हुई है। मतलब जिस तरह से दोनों देश गुत्थम गुत्था थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये डी एस्केलेशन होगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बात ये देखिए चीन से ही शुरू हुई थी और आखिरकार ये लगभग देख रहे हैं कि चीन पर जाकर ये खत्म होने वाली है। क्या भारत के लिए ये पॉजिटिव है? क्या मायने आप निकालना चाहेंगे इसके? चीन के जो निर्यात थे यूएस को, उसमें काफी ह्रास हुआ है जब से उन पर ये निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है। और इसका प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। बहुत सारी फैक्ट्रियां उनकी जो हैं बंद हुई हैं, जो यूएस के लिए सामान उत्पादन करती थी। तो चीन भी इच्छुक था कि कोई इसका हल निकाला जाए। और यूएस ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि 145% जो आयात शुल्क उन्होंने लगाया है चीन पर, उस पर कोई भी खरीद नहीं हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको जो इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। तो उन्होंने इसलिए 80% तक इसको घटा करके लाने की बात कही थी अपने खुद। अब इसमें एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि 2016 से 20 तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टर्म था, उस वक्त भी चीन के साथ बातचीत हुई थी और चीन ने कहा था कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देश के बीच में, उसको घटाने के लिए वो ज्यादा आयात करेगा अमेरिका से। तो इस बार भी उस प्रकार की कोई बात हुई है। जो मेन चीज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि साहब, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट जो चीन के बनिस्पत है यूएस का, वो मेंटेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो उसको घटाना चाहिए और चीन को ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब ये डिटेल्स इसके आएंगे तो ये स्पष्ट होगा कि इसी संदर्भ में कुछ समझौता हुआ है और आयात शुल्क और निर्यात शुल्क जो है वो घटाने की बात जरूर होगी, लेकिन किस हद तक वो घटेंगे ये देखने की बात।
जैन सर, अमेरिका और चीन के बीच ये जो डील समझौते की बात है, इसको और इसके ताने वाने को काफ़ी बारीकी से आपने समझाया है। मेरा भी एक सवाल है आपके लिए, आप तक वापस से आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वीकेंड के दौरान जो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए बाजार को कैसे देख रहे हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है एवरीवेयर। अगर आप देखेंगे, टैरिफ्स रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक तरफ कह सकते हैं कि साइकिल एंड होती हुई वहां पर भी हो सकता है नजर आ रही है, अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, FIS की वापसी भी हुई है, भले ही एक दिन का सेल्फ फिगर है। सो लॉट ऑफ द साइकिल्स आर एंडिंग। अब खरीदारी, बाइंग साइकिल की शुरुआत तो हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अनिश्चितता ही मार्केट को और बहुत जबरदस्ती तरीके से आगे बढ़ने से रोक रही। क्योंकि आपने देखा कि ये जो करेक्शन हुआ है पिछले 6-8 महीने में, वहां से अपने लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन दिखा है, मगर फिर भी हम ओवरवैल्यूड थे रिलेटिव टू आवर लॉन्ग टर्म एवरेज। आज इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ देखें, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 62% प्रीमियम में एवरेज है और अभी 75 के करीब थी। सेकेंड चीज, मिडिल स्मॉल कैप में अभी भी उधर एक महंगी कंपेयर टू लार्ज कैप और कंपेयर टू हिस्टोरिक एवरेज स्थिति थी। इसीलिए जो FIS ने वापसी की एक बिना फ्राइडे को छोड़कर, उसका कारण था कि बहुत से फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के फेवर में बदल चुके थे इस वीकेंड के पहले ही, जैसे तेल के दाम में कटौती, फेड का रेट कट का आशा, फिर RBI की रेट कट, मॉनसून की अच्छी और GST के कलेक्शन भी अच्छा आना। तो फंडामेंटली सब ठीक थे, मगर वैल्यूएशन के तौर पर एक अनसर्टेनिटी था कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने, DIS ने उतनी ज्यादा खरीदारी नहीं की क्योंकि अर्निंग सीजन के ऊपर उनका ध्यान था। अब ये वीकेंड के ऊपर जो ही हुआ है पॉजिटिव, जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली भी अनसर्टेनिटी कम हो रही है, क्योंकि यूक्रेन रशिया का टॉक्स लगता है चालू होंगे और फिर US चाइना की बात भी अभी चल चुकी है। थे माने पहले वो अग्रेसिव स्टांस लिए थे, अभी उसमें सॉफ्टनिंग दिख रहा है। तो समझिए कि कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएंगे, कुछ एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ टैरिफ में दुनिया आगे बढ़ेगी। तो जब ये अनसर्टेनिटी इंटरनेशनली खत्म हो रहा है तो नेचुरली एक रिस्क ऑन फ्लेवर आ रहा है। और उसके ऊपर इंडिया की जो सीजफायर की खबरें, जो भी एक बाकी था कि एक चीज इंडिया के ऊपर उनको जो फ्राइडे में दिखा कि क्या ये लंबी अपनी जो वॉर चल रही है वो बहुत लंबी समय तक चल सकती है, वो डर भी अभी चल गया। तो मेरे ख्याल में अब मार्केट वैल्यूएशंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं और लिक्विडिटी की सपोर्ट भी है तो वैल्यूएशंस को पीछे हटकर अब मार्केट आगे ही बढ़ेगा। भले ही मिड एंड स्मॉल कैप और भी वैल्यूएशन में बढ़ जाए, फिर भी क्योंकि अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी दिख रही है और अर्निंग सीजन की मिक्सड थी, बट फिर भी एक 9 से 12% लार्जर कंपनीज में आपको नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की उम्मीद अभी भी है। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो अब मार्केट की दिशा बदल चुकी है और अब ये एक पॉजिटिव नोट में आगे चलेगी कुछ हफ्तों के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव पुश की जरूरत थी इवेंट्स एंड हैपनिंग्स के जरिए, और वो बाजार को इस वक्त मिलती हुई दिखी है। तो यहाँ से बाजार के लिए ये पॉजिटिव पुश कितना आगे बढ़ाता है मार्केट पर, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। जैन सर, कमिंग बैक टू यू सर, फॉर्मर एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया रहे हैं आप, और इसी पद के नाते मैं आपसे इंडियन आर्मी की स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द डैमेज पर बातचीत करना चाहूंगी। देखिए, इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक की और तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म किया, और उसी के ठीक सामने पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर आता हुआ दिखा। हमने पहले डिप्लोमेटिकली, फिर इकोनॉमिकली और फाइनली आर्म्ड फोर्सेस के जरिए जवाब दिए। इस स्टाइल को, इस लीडरशिप स्टाइल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी और हम अपना स्थान हमारा बहुत मजबूत है और जो विकासशील देश हैं उनके बीच में हमारा नेतृत्व माना जाता है। हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं और इस लिहाज से भी, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के चलते हमारे से एक रिस्ट्रेन्ड और बैलेंस्ड बिहेवियर की आशा शेष विश्व करता है। तो हमने जो किया है, पहले बातचीत से शुरू की गई कि साहब ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं ये आप बंद करेंगे,
और ये बारंबार ये हमने मैसेज उनको भेजा है, संदेश। अब उन्होंने ये नहीं किया। पहलगाम में उन्होंने एक बहुत ही घृणित आतंकवादी हरकत की, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए और हमने उनको बारंबार चेतावनी दी कि साहब इसका एक परिणाम होगा, इसका एक रिएक्शन होगा, तो उस पर भी उन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं की। उसके बाद फिर हमने आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर सिर्फ 9 उनमें चुन करके हमने आक्रमण किया और कोई भी पाकिस्तानी सेना या आर्म फोर्सेस की कोई भी इंस्टॉलेशन पर हमने अटैक नहीं किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर अपने ओर से, और हमने ये कहा कि अगर इसके बाद आप अगर रिटेलिएट नहीं करते हैं तो हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर 7, 8, 9 तारीख को काफी हमले ड्रोन्स के मार्फत किए, मिसाइल चलाए, तो इसका तो एक परिणाम होना ही था। तो हमने एस्केलेशन नहीं किया, हमने शुरू में ही कहा था नॉन एस्केलेटरी होगा, लेकिन पाकिस्तान इस संदेश को समझ नहीं सका या उसको दरकिनार करके वो अपने मनमानी आचरण पर वो करता रहा, तो इसका फल मिला है। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा, उनके 8 करीब एयर बेसेस जो हैं ध्वस्त हो गए, उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रनवेज और एसेट्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके बाद जो खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से पहल किया गया, यूएस से कहा गया कि आप ये युद्ध विराम के लिए कहिए भारत को। तो भारत तो 7 तारीख से ही बात, डीजीएमओ की, हमारी जो डीजीएमओ थे हमारे, उन्होंने 7 तारीख को ही बात की थी पाकिस्तान से और कहा था कि अगर आप ये आतंकी ठिकाने पर जो हमला हुआ है हमारी ओर से, उसके जवाब में कुछ नहीं करते हैं तो हम भी अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई तवज्जो नहीं की। तो अब 10 तारीख की बात जो है, उन्होंने देखा कि उनकी ओर से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने इसकी पहल की और हमने इसे स्वीकार कर लिया। एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, बैलेंस डेमोक्रेसी, हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया। जी जी, ठीक है। पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, मतलब सीज फायर का ऐलान दोनों देशों की तरफ से हो गया, बावजूद उसके पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उनकी तरफ से गोलीबारी हुई है और फिर मजबूर होकर भारतीय सेना को भी उसका जवाब देना पड़ा है तगड़े तरीके से। लेकिन क्या ये हम माने कि अब शांति यहां से स्थापित हो जाएगी दोनों देशों के बीच में? भारत को जो अचीव करना था, क्या वो अचीव हो गया है? हालांकि कल सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें यह कहा गया कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए हैं, हमारे जो भी पायलट्स जंग में गए थे सभी के सभी वापस सुरक्षित लौट आए हैं। और आज फिर से हमारी बातचीत होनी है डीजीएमओ स्तर की, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बातचीत करेंगे भारत की तरफ से, जो कि डीजीएमओ है भारत के। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक जरा डिफेंस एक्सपर्ट की नजर से और पूर्व सैन्य अधिकारी की नजर से जरा मामले को जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। क्या माने हम, क्या मान के चलें कि अब ये जो घटनाएं अभी थोड़ी मोड़ी चल रही हैं, क्या ये हम शांति की तरफ बढ़ेंगे, या फिर मान के चलें कि नहीं ये ऑपरेशन सिंदूर ये जारी रहेगा और कम से कम जो उनके आतंकवादी अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाते रहेंगे आगे भी? जय हिंद, नमस्कार। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको अपने देश, अपनी सेनाओं की तरफ से एक ही बात बता सकता हूं। भाई साहब, हमने पाकिस्तान का बैंड बाजा बारात तीनों बजा दी। बैंड बजा दिया टेररिज्म का, बाजा बजा दिया उनके एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस का। अब सिर्फ बची हुई है बारात निकालना कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान चाहता है देना तो वो भी निकाली जाएगी, क्योंकि उनकी जो लाइनअप होगी वो पिछले बार मेरे ख्याल 93,000 96,000 थी, इस बार पता नहीं कितनी होगी। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा फिर से होगा या नहीं, तो मुझे पाकिस्तान पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो इस सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन जरूर करेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि फितरत में है, खून में है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एंटी इंडिया के ऊपर है।
और इसलिए मुझे ये मेरा अपना सोच है कि जब तक वो बारात नहीं निकलेगी पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो आर्मी के लिए जाएंगे, तब तक शायद पाकिस्तान इस बात से बाज नहीं आएगा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करे, क्योंकि टेररिज्म उसके आर्मी में है। एक्चुअली टेररिस्ट कहीं और से नहीं आ रहा है, टेररिज्म इज आर्मी। तभी आप देखते हैं कि जनाजों में आर्मी भरपूर खड़ी होती है, सिविलियन कम खड़े होते हैं। सो अपने आप दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी ज्यादा लिप्त है अपने उस यूनिफॉर्म में कि वो ही खुद टेररिस्ट है, सबसे बड़े टेररिस्ट वो है। और ये मेरा नहीं कहना है, ये पाकिस्तान की आवाम का कहना है जो इस समय उन्हें गालियां दे रही है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनकी सरकार एक पपेट सरकार होती है उस सो कॉल्ड टेररिस्ट आर्मी की, पाकिस्तान टेररिस्ट आर्मी। सो इस तरह की घटना होना मैं एटलीस्ट कम से कम ओवर रूल नहीं करूंगा। बट यस, इंडिया हमेशा की तरह थोड़ा ज्यादा टॉलरेंट है और ज्यादा उदारवाद है, ज्यादा मानवता देखता है, और प्रोबेबली हमें उसका खमियाजा इस तरह उठाना पड़ता है कि बार बार हमें पाकिस्तान को एक सबक सिखाना पड़ता है। टॉलरेंट हैं, लेकिन भारत ने ये दिखाया भी है कि नहीं, जब हमारी बात अस्मिता पर आ जाएगी आंच, या फिर हमारी सुरक्षा को लेकर कोई चोट पहुंचने का अंदेशा होगा, हम उसका जवाब देंगे। देखते हैं कि आज जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होनी है उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, इस बीच 80 घंटे का संघर्ष चला, उसके बाद भारत की तरफ से यह साफ हो गया कि कोई भी अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। फिलहाल आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए जैन सर और शैलेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं, कौन से वो नतीजे हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, और ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कौन सी खबरें आई हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जो है नतीजे पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अभिषेक, आप अपनी छुट्टियों से भी वापस आ गए हैं और हम आपको मिस किए थे, और आप जो आ गए हैं तो इम्पोर्टेंट जो है कमेंट्री सब आप बताते रहेंगे हमें। लेकिन चलिए अर्निंग्स पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रिजल्ट जो है ग्रोथ अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स अगर बीच में देखें तो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। तो ओवरऑल जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। एबीबी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू, एबिडा और प्रॉफिट तीनों ही एस्टिमेट को जो है मिस किया गया है। वही एफ्ले की बात करें तो यहाँ पे नतीजे शानदार देखने को मिले हैं। एबिडा में 18% का उछाल और पैट में भी जो यही 18% का ग्रोथ देखने मिला है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं और ऑपरेशनली वीक, और एसेट क्वालिटी वहाँ पे डिटोरिएशन देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली दो और कंपनी जहाँ पे शानदार नतीजे आए हैं और स्ट्रीट को सरप्राइज़ कर दिया है, वो है नवीन फ्लोराइन। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ऑफकोर्स पिछले एक हफ्ते से जो है एक्यूमुलेशन भी स्टॉक में हमें देखने मिल रही थी, जहाँ पे मार्जिन्स में 120% का उछाल देखने मिला है सिक्वेंशियली। और आरती फार्मा लैब्स शानदार नतीजे आए हैं, सारे सेगमेंट को जो है बीट किया है, उनके सारे सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और ओवरऑल जो है उनकी जो कैफीन रिलेटेड बिजनेस की है वहाँ पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्री जो है मैनेजमेंट का आ रहा है। तो देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप के नतीजे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं अगर आप लार्ज कैप्स के साथ कंपेयर करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको नज़र में रखना होगा। ये आपकी पूरी अर्निंग्स की जो है गाथा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अर्निंग्स के लिहाज से एक तो मिड कैप स्मॉल कैप का खेमा, इस पर खास नजर रखनी होगी। फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। एंड ऑफ कोर्स आईएमडी की तरफ से जो मॉनसून अपडेट आ रहे हैं उसके चलते फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर भी खास नजर रहेगी। इस पर विस्तार से आगे सुनील सर से उनकी राय भी लेंगे। लेकिन शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें रहीं जो फोकस रेडार पर थी? जी बिल्कुल, एमएनएम पे जो है नज़र रखिएगा। और आपने कहा रूरल थीम स्टॉक्स, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मानसून जो है केरला को 27 मई को हिट करेगा। जनरली जो हिस्ट्री होता है वो 1 जून का रहता है, ये आईएमडी ने कहा है। यानी कि मैंने 8 या 9 साल के बाद जो है आप देख रहे हैं कि मानसून पहले आ रहा है, तो ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स इसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, 2 व्हीलर स्टॉक्स भी हैं। तो लार्जली जो है इंडियन कंजम्पशन का जो प्ले है उस पर ज़्यादा नज़र रहने वाला है। एफएमसीजी स्टॉक्स में खास करके इमामी को नज़र रखिएगा, इनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है आपका ईस्टर्न इंडिया में, जो रूरल इंडिया का भी
एक अच्छा कवरेज आता है। इंडसइंड बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। मूडीज इन्वेस्टर ने जो है रीअफर्म किया है क्रेडिट रेटिंग बैंक का, लेकिन आउटलुक जो है उसको अब नेगेटिव कर दिया है और डाउनग्रेड कर दिया है बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट। तो इस पे जो है नज़र रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे मध्य प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को OAI स्टेटस आया है USFDA द्वारा। करूर व्यासा बैंक अगर बात करें तो यहाँ पे RBI की मंजूरी आ गई है। एग्जिस्टिंग पार्ट टाइम चेयरमैन मीना हेमचंद्र को जो है अगले 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो करूर व्यासा बैंक के लिए ये पॉजिटिव है। कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में ऐड किए गए हैं और ये इफेक्टिव जो है 30 मई से होने वाली है। 5 अहम स्टॉक्स है जिस पे नज़र रहेगी। केन्स, मैनकाइंड फार्मा, RVNL, माझगांव डॉक और डिफेंस स्पेस से एक और बड़ा नाम भारत डायनेमिक्स। ये 5 स्टॉक्स जो है वायदे बाजार में शामिल होने वाले हैं 30 मई से। तो इन 5 स्टॉक्स को जो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनकी जो है F&O में इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। डिक्सन टेक अगला स्टॉक रहेगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नेक्स्ट सेल के साथ, जहाँ पे फ्रेंच की जो स्मार्टफोन ब्रांड है अल्काटेल, उनके लिए वो मोबाइल बनाने वाले हैं। येस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स 20% स्टेक जो है सुमिटोमोत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लेने वाले हैं। कुछ स्टेक रहेगा SBI से और बाकी सारे अन्य बड़े बैंक से भी ये स्टेक लिया जाएगा। और आखिर में JSW इंफ्रा पे बात करें जहाँ पे उनके प्रमोटर्स हैं 2% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं ओपन मार्केट में, जिस तरह सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को वो फुलफिल कर पाएँ। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आज एक्शन दिखेगा। सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे और एग्री रिलेटेड थीम है। मॉनसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं, इन पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। सुनील सर, ऑपरेशन सिंदूर जब डिवाइस किया गया था पिछले हफ्ते, उसी दिन इनफैक्ट मॉनसून ने भी दस्तक दी थी। प्री मॉनसून शावर्स ही कहेंगे और बाजार में लोग इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि स्वर्ग से इंद्र और नीचे नरेंद्र बरस रहे हैं और सेना जो है उनकी ताकत जो है उसको लगातार हम नमन भी कर रहे थे उस दिन। सो मॉनसून अपडेट और उसके ठीक बाद अब IMD की तरफ से भी जो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मॉनसून जो है जल्दी दस्तक दे सकता है और इसी के चलते एग्री रिलेटेड स्पेस है जो कि फोकस रेडार में। जब गर्मियां ज्यादा थी तो वाइट गुड स्पेस पर लगातार फोकस था। अब बारिश अगर जल्दी आने वाली है तो उससे ठीक पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में एग्री रिलेटेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर किस तरह फोकस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीजनलिटी फैक्टर आती है यहाँ पर, तो ये जब खबर आती है तब तक इनकी शेयर प्राइस ज्यादा मूव नहीं होती है। जब पॉजिटिव खबर आती है तो सिक्लिकल नेचर के कारण ये तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो जितने जल्दी हो सके आप अगर इनमें एक्सपोजर ले तभी आपको फायदा बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज प्राइस में बहुत जल्दी आपके डिस्काउंट हो जाएगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये खाली आप जो बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर और अग्री की बात नहीं है, ये 2 और क्षेत्र में, एक है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर की सेल, वो भी बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक में अभी बदलेगी। और सेकंड, रूरल कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कंजम्पशन में, आप देखें, मानते हैं कि पिछले सीजन में भी रूरल ही आगे बढ़ी थी, अर्बन में ही स्लो डाउन हुआ था। अब गवर्नमेंट की जो टैक्स गिव अवे के कारण और इन्फ्लेशन की कटौती के कारण अर्बन भी अभी हाथ देने वाला है। मगर ये मॉनसून की खबर मींस दैट अब रूरल और अर्बन दोनों साथ में काम करेंगे कंजम्पशन में। और इसे अहमियत यही चीज में है कि अर्बन कंजम्पशन आपको एक के शेप तरीके से बढ़ रहा था और शायद कुछ दिन के लिए ऐसा रहेगा, यानी बहुत महंगी चीज ज्यादा खरीदारी में और एक एंट्री लेवल की चीज बहुत कम। मगर जब रूरल में पॉजिटिविटी आती है along with the inflation being controlled, तो आपको एक एंट्री लेवल चीज जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, वहां पे भी डिमांड दिखेगी। तो ऑटो सेक्टर में मेरे को ट्रैक्टर्स और 2 व्हीलर्स ये दोनों बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम FMCG पे भी आपको रूरल की कंजम्पशन में FMCG की ज्यादा असर होती है। तो एक अभी ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन का रैली मेरे सामने दिख रहा है। तो मैं कहूंगा कि आपको अग्री और इसके अलावा आप ऑटो जैसे जुड़ते हुए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ध्यान देंगे तो उसके लिए आपको फायदेमंद होगी जरूरी। ठीक है, बढ़िया है कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर वाला स्पेस ठीक लग रहा है और डिस्क्रिशनरी का जो खेमा है कंजम्पशन में, वहाँ पर भी भरोसा है सुनील सर को।
एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा लगता है हमेशा आपसे बातचीत करके। दो सेक्टर पर पहले सर आप व्यू दे दिए, उसके बाद हम शेयरों पर भी आएंगे। एक तो फार्मा पर, क्योंकि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले हैं ट्रंप की जो प्रेस्क्रिप्शन वाली जो ड्रग्स हैं उनकी कीमतें 30 से 80% तक घट जाएंगी। सवाल है फिर कंपनी के पास बचेगा क्या? मतलब माना कि मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज, डिफेंस वाले शेयरों में जिन्होंने पैसे बनाए हैं हाल फिलहाल, क्या समय आ गया है कि अब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी शुरू कर दें उनमें से? अभिषेक जी, ये प्रश्न मेरे लिए है? जी जी सर। सबसे पहले तो धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहला प्रश्न था फार्मा क्षेत्र के ऊपर। देखिए, स्पष्टीकरण और आना बाकी है, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगता है और वास्तविकता ये है अभिषेक के भारत पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी आने वाले भविष्य में। और जिस प्रकार से आप सीडीएमओ ले लीजिए, आप जेनेरिक्स ले लीजिए, आप एपीआई ले लीजिए, जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है, जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, आरएनडी है और इनोवेशन, सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो अच्छा लगता है। और थोड़ा ये टैरिफ को लेकर के मेरे ख्याल से समय लगेगा पूर्ण तरीके से स्पष्टीकरण आने के लिए, और फिर शब्दों का विवाद या फिर शब्दावली में कोई उलझाने वाली परिस्थिति नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर हो सकता है। 4 प्रमुख नाम है यहाँ पर: सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज। ये सब नाम अच्छे आते हैं, ये सब नाम हमें पसंद आते हैं। क्षमा चाहता हूं, दूसरा प्रश्न कौन से क्षेत्र पर था अभिषेक? डिफेंस में क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें सर? हम पैसे बने लोगों काफी। देखिए, कहां पर निवेश करना है उसकी भी राय हमें देनी है, और कहां पर मुनाफा वसूलना है उसकी भी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है अभिषेक। देखिए अभिषेक, ये निवेशक के ऊपर निर्भर करता है। आप मगर ये चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं तो बैठा रहूंगा, मुझे खाली नोट ही गिनना है, और जो सलाहकार है वो मुझे सब प्रकार की सलाह देगा, कहां पर निवेश करना, कब मुनाफा वसूली करना। ये मेरे ख्याल से उचित विचारधारा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि कहां पर निवेश करना है, वहां पर उस क्षेत्र और उस कंपनी का नाम तो आपको हम सलाह के रूप में दे सकते हैं, लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व यही बनता है कि थोड़ा अभ्यास करें, आंख बंद करके, और ये सोच करके कि ये निवेश में मुझे मुनाफा मिलेगा। ये विचारधारा सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब जोखिम कितना है आपके पास झेलने की क्षमता, अगर आप मुझे आज की तारीख में पूछते हैं, हाँ, अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए निवेश किया तो आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और उस प्रकार से कामकाज कीजिए। लंबी अवधि के लिए मैंने हमेशा किया है हमारे ही चैनल 18 ऑफ स्वदेश पर, कि अगर आप रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, इन सब क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपकी इस निवेश की समय सीमा 3 से 5 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन वाले सेक्टर्स हैं जहां पर परिणामों में सुधार आना, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना थोड़ा असमंजस परिस्थिति रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन और मास प्रोडक्शन, इसमें बहुत लंबा समय लगता है रक्षा क्षेत्र में। BHEL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी नाम हमें अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ ये राय नहीं है, लेकिन कौन सी और कंपनी अच्छी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, BEML, भारत डायनामिक्स, और निजी क्षेत्र की काफी सारी कंपनियां हैं। उदाहरण के तौर पर पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आने वाले भविष्य में ऑर्डर मिलेगा, उससे नतीजों में बहुत ही सकारात्मक रुझान आने की अनुमान है हमें। ठीक है, डिफेंस पर आपके लिए व्यू हो गया। चलिए नतीजों की बातचीत जरा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज के नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड। हालांकि लास्ट लेग में है नतीजे Q4 के, लेकिन गौरांग सर, नवीन फ्लोरिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके आए हैं और रेवेन्यू में करीब 15% का उछाल है। एबिडा की बात करें, यानी कामकाजी मुनाफा करीब 21% बढ़ी है। और ये जो केमिकल वाली कंपनीज थी, इनको फायदा हो रहा था। यूएस और चीन के बीच में जो टसल चल रहा था, उसका भी चीन +1 वाली जो थियोरी है, इनके फेवर में काम कर रही थी। नतीजे भी अच्छे आए हैं। क्या सलाह होगी आपकी नवीन फ्लोरिन को लेकर? सक्षम और मजबूत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजे आने वाले भविष्य में क्या और भी सकारात्मक आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है अभिषेक।
लेकिन कवरेज नहीं होने के कारण हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कानून बनाया गया था सेबी के द्वारा उसका उल्लंघन तो करना ही नहीं है, नियम पालन करना है। तो कंपनी अच्छी, इसके अलावा और कौन सी कंपनी है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में जहां पर हमारी खरीदारी की राय है? तो पीआई इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, इसके अलावा यूपीएल है, इसके अलावा मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो लंबी अवधि के लिए हमें काफी सकारात्मक नजर आती है। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए ये सारी के सारी कंपनियां हैं, ये सारी के सारी स्क्रिप्ट्स जिस पर नजर होनी चाहिए। गौरांग सर से और भी विस्तार से आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सुनील सर से भी एक सवाल। सुनील सर, फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटीज एंड फ्रॉम इक्विटीज टू रियल एस्टेट, सारे एसेट क्लासेस पर आपकी पैनी नजर होती है। एंड गोल्ड सिल्वर में पिछले दिनों जब वॉलेटिलिटी थी तब हमने लिटरली देखा कि प्रेशियस मेटल्स, बुलियन मार्केट की चाल एज सेफ हेवन कितनी पसंद की जा रही थी। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के लिहाज से गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स पर भी एक टेक दीजिएगा। मैं कहूंगा कि देखिए, जब अनसर्टेनिटी रहती है तो इनमें सेफ हार्बर का एक ये होता है ना, अट्रैक्टिवनेस। तो अब जैसे हमने बात किया है ना कि पूरी वर्ल्ड में अभी एक शांति का माहौल आगे बढ़ रही है, चाहे वो टैरिफ की वॉर के चाइना के साथ और अपनी रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो एक अनसर्टेनिटी कम हो रही है। सेकंड, अब देखें तो यूएस भी अभी डील मेकिंग स्टेज में आ गया है। अभी यूके के साथ उन्होंने बीटीए साइन कर दिया, शायद इंडिया के साथ वो जल्दी हो जाएगा, और चीन के साथ भी अगर गठबंधन हो रही है तो एक जो चाइनीज और जापानीज और ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे एज अ डिफेंस अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि अगर झगड़ा में जा रहे हैं टैरिफ के कारण तो उनको डॉलर की एक्सपोजर भी वो कम करने की कोशिश करेंगे ना, तो उस चीज में आप देखिए तो अब एक राहत मिला है। तो इसीलिए उनकी फ्रेश बाइंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी एसोसिएटेड विद दैट शायद कम होगी, और इसलिए डॉलर के ऊपर जो दबाव था वो भी शायद थोड़ी कम होगी। तो उसके कारण मेरा मानना है कि जो एक जबरदस्त तेजी अब तक हमने देखा गोल्ड में, शायद आने वाले दिन में उतनी तेजी नहीं देखेंगे, स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आने तक तो थोड़ा बहुत उधर एक इंटरेस्ट रहेगा। मगर जब रिस्क ऑन इसके कारण आता है तो इक्विटीज फेवर्ड एसेट क्लास बनती है, तो थोड़ा बहुत ईटीएफ्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखकर उसी पैसे को आप अपने जो इक्विटी मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रांसफर होते हुए देखेंगे तो नेचुरली गोल्ड का बाइंग का डिमांड, क्योंकि गोल्ड की कोई फंडामेंटल नहीं रहती है, वो एक अल्टरनेटिव है, जैसे आपने सही तरह से कहा। बाकी अच्छे नहीं है तो गोल्ड अच्छी है, बाकी अच्छी लगने लगते हैं तो गोल्ड में नेचुरली इंटरेस्ट कम होता है। तो ये नेचुरल फ्लो ऑफ चीज है। इसलिए मेरा मानना है कि एक सुपर रैली इन गोल्ड का वक्त अभी हो गया थोड़ी देर के लिए, एंड आपको एक इक्विटीज की फेवर्ड एसेट क्लास सामने दिखेगी कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के चलते गोल्ड सिल्वर पर भी किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सुनील सर हमें बता रहे हैं। सुनील सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी पूरी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पावर ट्रेड में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए। सोमवार की सुबह और सारे के सारे पॉजिटिव संकेतों के बीच उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय बाजार की भी दमदार शुरुआत होती दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हैं और हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए। इस बीच बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। शांति और अहिंसा के दूत भगवान बुद्ध को नमन। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं हमारे सारे के सारे व्यूअर्स के लिए। दिस मॉर्निंग अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत ठीक ठाक। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 500 अंकों की मजबूती का रुझान और वहीं एशियाई बाजार के मजबूत संकेत और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा एक्शन। मार्केट के प्री ओपन टिक्स कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होंगे। रुपए की ओपनिंग पर भी नहीं रहेगी नजर, वहीं कमोडिटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पर भी बातचीत विस्तार से करेंगे गौरांग सर से बाजार पर। और ढेर सारे फंडामेंटल आउटलुक्स हैं जो कि समझने हैं, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपके लिए। सेबी ने एफएनओ की एक्सपोजर लिमिट में ढील दी है।
क्या है ये ढील, इसके मायने क्या हैं, इससे किस तरह की इम्पैक्ट पड़ती हुई वायदा बाजार के सेंटिमेंट्स पर दिखेगी, सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं मार्केट फीडबैक के बाद किस तरह की ढील दी गई है और इसके मायने क्या हैं? जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो प्रपोज किया था पहले इंडेक्स ऑप्शन की लिमिट पे थोड़ा सा कर्व लगाने का, वहाँ पर सूत्र में यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ सकता है। सूत्रों की माने तो रेगुलेटर साफ करना चाहता है कि चूंकि वो इन्फोर्समेंट नहीं कर सकता, चूंकि वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, इसलिए कोई रूल नहीं लगाना है। तो इस एवज में अब हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फरवरी में एक कंसल्टेशन पेपर आया था और जहां पे प्रपोज किया गया था कि अगर इंट्राडे ऑप्शंस में लिमिट हो, साथ ही एक लिमिट लगाई गई थी अगर ऑफ नेट ऑफ पोजीशंस की बात करें तो 1500 करोड़ की अब ये लिमिट होगी। पहले प्रपोजल में 500 करोड़ थी। इसी तरह ग्रॉस पोजीशंस की बात करें तो अब ये इनहेंस कर दिया गया है 10,000 करोड़, और पहले ये जो प्रपोजल था वो अब सेबी ने बात मान ली है। वो प्रपोजल में 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रपोजल था, तो वहाँ पे इन्हेंसमेंट हो गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इंट्राडे अब कोई भी लिमिट नहीं होगी। सेबी का मानना यही है कि इसी को किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन नहीं देखना चाहिए, किसी भी तरीके का सिर्फ ईजिंग नहीं देखना चाहिए, साथ ही सर्विलेंस बढ़ेगा, क्योंकि 4 बार रैंडम चेक्स होंगे सेबी द्वारा कि इंडेक्स ऑप्शंस में क्या हो रहा है। अगर कोई भी मार्केट मैनिपुलेशन होता है तो सेबी उसको पॉइंट आउट करेगा। लेकिन सबसे जरूरी एक डिबेट चल रही थी कि ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे हो, तो वहां पर सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो फाइनल नॉर्म्स आने वाले हैं वहां पर डेल्टा बेस्ड कैलकुलेशन को ही माना जाएगा, जिससे रिस्क मॉनिटरिंग बेहतर है। और इसके अलावा जरूरी चीज यहां पे ये भी है कि एफएनओ बैन में बहुत सारे जो स्टॉक्स चले जाते थे वहां पर भी करीब 90% लगाम लग सकती है सेबी ने जो स्टडी की थी उसके मुताबिक। तो ओवरऑल यहां पर ईज जरूर दिया जाएगा, लेकिन सेबी मॉनिटर कर रहा है एफएनओ मार्केट को क्लोजली। जहां पर वॉल्यूम्स में ड्रॉप हुआ है, यहां पर एक चीज और भी मैं बता दूं, वॉल्यूम्स में ड्रॉप्स मात्र 5% हुआ है सेबी की अगर माने, न कि जो 25-30% माना जा रहा था। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रीमियम में इंडिविजुअल्स का वॉल्यूम। बिल्कुल अंकुर, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो सेबी ने एफएनओ की एक्सपोजर लिमिट में ढील दी और इसकी सारी की सारी डिटेल्स जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच भारतीय बाजार में अगर आप देखेंगे प्री ओपन लेवल्स जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं, और प्री ओपन लेवल्स में ऑलमोस्ट 500 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में 24,450 के आसपास के स्तर नजर आ रहे हैं। 24,400 के पार खुलने की तैयारी होती हुई परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 2% की तेजी या पॉइंट वाइज 400-450 अंकों की मजबूती नजर आ सकती है। तो गिफ्ट निफ्टी जहां 24,530 के लेवल्स दिखा रहा है, 24,400 के पार निफ्टी भी खुलने की तैयारी दिखाते हुए। इस बीच सेंसेक्स में करीब 1300-1400 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत, परसेंटेज वाइज 2% की गेंस 80,750 के स्तर। और जहां इक्विटी मार्केट्स में मजबूती है, हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड में, सोने चांदी की चाल में भारी गिरावट पर कारोबार देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोने में भारी गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। 94,200 के लेवल्स पर करीब 2,200 रुपए की गिरावट के साथ गोल्ड में इस वक्त जो है कारोबार खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरली जाहिर सी बात है, इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह की वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी तब सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड सिल्वर में हमने बड़ी चमक देखी थी। लेकिन इस सुबह अगर आप देखेंगे सोने चांदी की चाल में, विदेशी बाजार में भी, बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं प्रेशर है, और घरेलू बाजार में भी करीब 2,200 रुपए की कमजोरी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने चांदी में भारी गिरावट पर कामकाज। रुपए की ओपनिंग पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ गौरांग सर भी है। गौरांग सर, सुप्रभात। मानसी दिस साइड, थैंक्स अपना समय हमें देने के लिए। और भारतीय बाजार पर तो सर आपका फंडामेंटल नजरिया रहता ही है, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारी खबरें, और सारी खबरों पर आपके स्टांस जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपकी नजर हर तरफ रहती भी है। इसी की तर्ज पर ओवर द वीकेंड काफी कुछ हुआ। और सर, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच खतरा टला है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। इस पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन युद्ध विराम से क्या भारतीय बाजार को आराम मिलेगा या नहीं, और इंडियन आर्मी की जो मल्टी डायमेंशनल स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द डैमेज, उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से
जितनी भी हम प्रशंसा करें ना मानसी, तीनों सुरक्षा बलों की, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, फिर उसके अलावा सीमा सुरक्षा बल है, तट रक्षक हमारे हैं। जितनी भी प्रशंसा करें हम, मेरे ख्याल से कभी भी हम अ, उनका धन्यवाद अदा नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा बलिदान वो देते हैं हमें और आपको सभी को सुरक्षित रखने के लिए। और खास करके हमारे देश का दुर्भाग्य है, यही है कि एक कंधे पर चीन और बांग्लादेश जैसे देश है और दूसरे कंधे पर पाकिस्तान जैसे देश है। ये दुर्भाग्य है हमारा कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण विश्वास है और मैं तो शीश झुका करके नमन करता हूं सभी सेनाओं के फौजियों को जो हमें यहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। और पूर्ण विश्वास और भरोसा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि उनको पूरा भरोसा है सभी सेनाओं के अधिकारियों पर और सभी सैनिकों पर। तो मैं तो कभी भी इनका मतलब अब मुझे नहीं पता मैं कौन से शब्दावली का प्रयोग करूं मानसी। तो पहले तो ये है, और ये जो युद्ध विराम हुआ है ना मानसी, मैं चुटकी भर नमक नहीं मुट्ठी भर नमक लूंगा, क्योंकि हमारे तरफ से तो कोई गलतियां नहीं हुई है। गलतियां अगर हुई है तो वो सीमा पार से हुई है, और मैं तो वो देश का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर उसका देश का नाम लेता हूं तो मेरी जीभा जो है वो कड़वी हो जाती है। तो हमारे तरफ से ऐसा कोई नहीं हुआ। और जब पहले भी शनिवार को युद्ध विराम की घोषणा हुई तो कुछ ही घंटों में वो टूट गई थी युद्ध विराम की, बराबर है। तो ये बात करी है, तो देखते हैं आज फिर वार्तालाप होगी, आने वाले समय में किस प्रकार से वार्तालाप आगे बढ़ती हैं। और खास करके जो आतंकवादियों को और घुसपैठियों को बेचने का प्रयास इनकी सेना के प्रमुख आईएसआई और इनकी सरकार की तरफ से होता है, वो वहां पर मेरे ख्याल से पूर्ण तरीके से बंदी लगनी चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इनके आला है, अमेरिका के रूप में, चाइना के रूप में, इनको बुलाओ करके इनको सामने बिठा करके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और उसमें यह भी होना चाहिए कि दोबारा अगर ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार में हुई तो हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं किसी भी प्रकार का आक्रमण करने के लिए और किसी भी तरह का कदम आगे बढ़ाने के लिए। अब बाजार पर आते हैं, तो आज स्वाभाविक है ये घोषणा हुई है, तो ऊपर के तरफ के दायरे हमें देखने मिल सकते हैं, कितना टिक पाते हैं, क्योंकि ये जो स्तर है 24,450 और 24,500 के आसपास का, वहां पर हम पहले भी गए थे मानसी, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार, ऐसी मतलब ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन दोनों देशों के बीच में है, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरह का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, इसमें चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, कोई काला धब्बा दिखाई नहीं दे रहा है, कच्चे तेल के दाम नीचे हैं और रुपए में मजबूती है, और ये सब परिस्थितियां मेरे ख्याल से बाजार को सहारा दे। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, संकेत अच्छे हैं। चीन अमेरिका के बीच से अच्छे संकेत आ गए, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद हम कहेंगे कि माहौल बेहतर हो रहा है, क्रूड सस्ता है, नतीजे अच्छे आए हैं, एफआईएस की बाइंग चल रही है, संकेत ठीक है, मान के चलेंगे कि नहीं आज जो गैप के साथ बाजार जो खोलेगा उसको टिका पाने में कामयाब भी होगा। देखते हैं, चीजें साफ हो जाएंगी अगले आधे घंटे के अंदर ही। लेकिन आज कौन से 9 शेयर हैं जो आपके फोकस पे होने चाहिए, जो आपके रडार पर होने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे फिर से जुड़ गए हैं। शरद बताइए, 9 के नवरत्न कौन से हैं आज? ये बिल्कुल फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। यहाँ पे जो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, जिनका भी एक्सपोजर ज़्यादा है आपका यूएस मार्केट्स में, उनको लेके जो है आप थोड़े नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। ट्रम्प ने जो कहा है कि जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग और फार्मा प्राइजेज है उसमें गिरावट आ सकती है, 80% से घट के जो है लगभग 30% घट के जो है 80% तक हो सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है कटौती का ऐलान किया गया है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन हाँ, फुल डिटेल्स कुछ दिया नहीं है कि जेनरिक रहेगा कि आप ओवरऑल कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। रूरल थीम स्टॉक्स, एमएनएम जैसे, इमामी जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। मॉनसून जो है केरला को 4 दिन पहले हिट कर सकती है, मई 27 को। ये आईएमडी का जो है अपडेट आया है, तो उसके कारण जो है सारे रूरल थीम स्टॉक्स जो है उसमें तेज़ी आ सकती है। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, ऑपरेशनली वीक आया नंबर,
हालांकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो डबल डिजिट रेवेन्यू का दिया है, तो ओवरऑल जो है नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक में। मनप्पुरम फाइनेंस चौथे तिमाही के कमज़ोर नतीजे, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 4% की जो है इसमें यहाँ पे गिरावट आई, और गोल्ड का जो है ट्रेड भी अब रिवर्स हो रहा है। गोल्ड में भी फॉल देखने लगी है जिस तरह रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ रहा है। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, मार्जिन में बहुत अच्छी उछाल आई है, स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है कंपनी का। वही आरती फार्मा की बात करें तो 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अनुमान के से जो है बहुत बेहतर जो है नंबर्स देखने मिले हैं। आरती फार्मा है कंपनी का नाम। इसके अलावा जो है इंडसइंड बैंक, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। मूडी इन्वेस्टर्स जो है रिवाइज की है, आउटलुक नेगेटिव में कर दी है बैंक की, और डाउनग्रेड कर दिया है बैंक का बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई है। यस बैंक की बात करें तो सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन 20% स्टेक लेने वाली है। एसबीआई से जो है लगभग 13% स्टेक लेगी, और बाकी सारे अन्य बैंकों से जो है 6 से 7% का स्टेक लेगी। स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव है। प्राइस है 21 रुपीज़ 50 पैसे का, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है प्राइस मैचिंग चल रही है स्क्रीन पे। और आखिर में डिक्सन टेक की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का करार नेक्सेल के साथ लेने वाले हैं, जहाँ पे फ्रांस की ब्रांड अल्काटेल के तरफ से स्मार्टफोन बनाएगी। स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है और सपोर्टिव है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो डिक्सन टेक बड़ी तेजी, फिर से 16,000 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर खुलेगा, और उसके अलावा येस बैंक का शेयर भी फोकस में रहेगा। याद रखिए शुक्रवार को करीब हमने 10% के आसपास की तेजी देखी है, लेकिन अब उसमें बड़ा निवेश आ रहा है, और ये भारत के बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ा ये विदेशी निवेश है जो येस बैंक में आ रहा है, करीब 13-13,500 करोड़ रुपए के आसपास का। उस पर नजर रहेगी, आगे इस पर फंडामेंटल व्यू भी लेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। एक और दिग्गज जुड़ गई हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारड़ा हमारे साथ हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया। आपके शेयरों से शुरू कर लेते हैं। मैम बताइए, कहां फोकस आपका है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। बाजार में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर अभी जो प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ भी हम देख रहे हैं वो है एलएनटी। यहाँ पे काफी अच्छा आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। यस, तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह है। 3650 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 3450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। क्या 50 का स्टॉप लॉस होगा एलएनटी के लिए। बाजार खुलने में 3 मिनट के आसपास का समय रह गया है। गुरांग सर, आपसे जरा यस बैंक पर व्यू चाहिए। सुमितोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन ने ये निवेश कर रहा है येस बैंक में। हमने देखा था कि अंदाजा लग गया था लोगों को, मतलब जो बाजार से जुड़े लोग हैं। शुक्रवार को हमने तेजी देखी, आज भी बड़े गैप के साथ खुलेगा। देखिए, एसबीआई के लिए तो सर निश्चित तौर पर पॉजिटिव है। 10 रुपए के भाव पर शेयर लिए थे, करीब जब 23% के आसपास स्टेक लिया था एसबीआई ने आज से 5-6 साल पहले। येस बैंक के लिए आप इस डील के मायने क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहां से री रेटिंग होगी, या फिर जिस रेंज में शेयर रहा है उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा ये? री रेटिंग करने के लिए ना हम जैसे विशेषज्ञों को आंकड़े का सहारा होता है, और कोई एक बड़ी, देखिए एसबीआई भी एक बड़ी बैंक है, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक। अब सुमितोमो आ रहा है और ये हिस्सेदारी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। इससे आंकड़े नहीं सुधरते हैं बैलेंस शीट के, अभिषेक। आंकड़ों को सुधारने के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत बड़े कदम उठाने होंगे और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने होंगे। जो भी कर्मचारी हैं वहां पर जिस प्रकार से कामकाज को लेकर के बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति बन रही थी, आत्मचिंतन करने पड़ेंगे कि क्या वो कर्मचारी योग्य है। मैं ऊपर के स्तर की बात कर रहा हूं, निचले स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। वो क्या भरोसेमंद है? उन्होंने इतने सालों में जो कमान संभाले हुए थे, उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं किया और परिस्थिति क्यों बिगड़ती गई? एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई हिस्सेदारी जाना, उससे आंकड़ों में बैलेंस शीट में परिवर्तन नहीं होता है। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल कहूंगा सभी लोगों को कि सावधानी आज भी बरतने की जरूरत है। हिस्सेदारी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही, उससे जो मुनाफा है वो 2 गुना 3 गुना हो गया, ऐसी बात नहीं है। आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि ये सुमितोमो जो आ रही है वो क्या परिवर्तन करती है सर्वोच्च स्तर पर, किन कर्मचारियों को लेकर के आ रही हैं, किस प्रकार से कामकाज आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से नेट एसेट एज क्वालिटी की जो परिस्थिति उसमें सुधार होगा, प्रोविजनिंग राइट बैक होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। खास करके सबसे बड़ी बात अभिषेक,
कितने डिपॉजिटर्स फिर से यस बैंक में अपनी डिपॉजिट्स रखना शुरू करते हैं, क्योंकि आखिरकार अगर बैंक के पास नकदी नहीं होती है तो बैंक ऋण नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम आपकी बात बिल्कुल समझते हैं और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी कहते हैं कि एहतियात जरूर बरतने हैं, और इसी के चलते, इस न्यूज़ फ्लो के चलते भले ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 8% की तेजी के साथ इस स्टॉक में शुरुआत होती हुई, लेकिन बाजार की शुरुआत जो है मजबूती के साथ होने की पूरी तैयारी। करीब 400 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी खुलने की तैयारी करता हुआ, सेंसेक्स में भी करीब 1300 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत, ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन, और बैंक निफ्टी में भी 1000 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त बाजार खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ। मार्केट की ओपनिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 975 अंकों की तेजी पर 54,634 के लेवल्स पर खुलता हुआ बैंक निफ्टी, 450 अंकों की मजबूती के साथ 24,452 के स्तरों पर खुलता हुआ निफ्टी, और साथ ही 1500 अंकों की मजबूती के साथ 80,960 के लेवल्स पर खुलता हुआ सेंसेक्स। मजबूती इस बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, 2031 एडवांसेस के सामने महज 100 से भी कम डिक्लाइन, 97 डिक्लाइन इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट का अंडरटोन बुलिश, और जो शुरुआती संकेत गिफ्ट निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रहे थे, उसी की तस्वीर जो है भारतीय बाजार की शुरुआत में भी नजर आ रही है। मेजर इंडेसेस, बेंचमार्क्स, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी के साथ इस वक्त बाजार शुरुआत करता हुआ। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में ये 21 के लेवल तक जा पहुंचा था और स्पाइक अप्स देखने को मिले थे जिससे कंसर्न थे। आज देखिए इंडिया विक्स में करीब 17 अंकों की गिरावट, और ये गिरावट ही दर्शाती है भारतीय बाजार के मजबूत अंडरटोन को। 17 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ड्यूरिंग द सेशन उम्मीद यही करते हैं कि 15 और 14 और 15 की जो कंफर्ट लेवल्स है वहां तक जा पहुंचे, लेकिन इस वक्त देखिए बात करते करते करीब 18% तक की गिरावट इंडिया विक्स में नजर आ रही है। ये वही इंडिया विक्स है जो कि शुक्रवार के सेशन में स्पाइक्स दिखा रहा था, और आज अब देखिए 19% तक की गिरावट के साथ। तो शानदार शुरुआत के बीच हर पहलू से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ इंडिया विक्स में भी गिरावट है। भारतीय बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स भी एक्शन दिखा रहे हैं। सेक्टोरल वॉच अगर आप देखेंगे वहां पर भी मजबूती है, और मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त बाजार के अगर देखेंगे आप, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, रिलायंस जैसे दिग्गज है जहां से मजबूती देखने को मिल रही है। आज सुबह जब हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़े थे, पहली कॉल आपको रिलायंस पर दी गई थी। इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां से मजबूती सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डेवलप होता हुआ। कुछ हद तक फार्मा, हेल्थ केयर और लेबोरेटरीज की जो स्पेस है वहां से कमजोरी हाथ लगी है। सन फार्मा, सिप्ला, डिविज लेबोरेटरीज जो मेजर फार्मा कंपनियां हैं वहां से कमजोरी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका से जो खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवा की कीमतों में 30 से 80% कटौती का ऐलान किया है, और इससे ब्रांडेड दवाओं की कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के खेमे पर विस्तार से आगे बातचीत भी करेंगे, लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त हम देख रहे हैं मेजर फार्मा प्लेयर्स में बिकवाली। सन फार्मा करीब 5% की गिरावट दिखाते हुए। डॉक्टर रेड्डीज पर एक नजर होनी चाहिए। नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक रहे। मुनाफे और आय के लिहाज से अगर देखेंगे नंबर्स पॉजिटिव, 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। चौथी तिमाही में नवीन फ्लोरिन और एप्पल के भी नतीजे मजबूत थे, वहीं एबीबी के नतीजों ने निराश किया था। तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ नवीन फ्लोरिन पर भी एक नजर होनी चाहिए। एप्पल में करीब 2.5% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। आज टाटा स्टील के नंबर्स आने वाले। नंबर से ठीक पहले क्या कॉशियस है ये स्टॉक या फिर मजबूती दिखा रहा है? बाजार की तेजी के साथ ये स्टॉक भी तेज, करीब 3% की तेजी के साथ टाटा स्टील में भी मजबूती का एक्शन। एसआरएफ और यूपीएल पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी नतीजों से ठीक पहले इंपैक्ट आता दिख सकता है। अच्छा, ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में ट्रेंड के भी नंबर्स आए थे, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स, और इसी के चलते ट्रेंड में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। आईएमडी की तरफ से मॉनसून का जो अपडेट आया है, इसी के चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, एनएफएल, ये सारे के सारे स्टॉक 4 से 5% की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। आरसीएफ के स्टॉक प्राइस में देखिए करीब 5.5% की मजबूती क्लियरली देखने को मिल रही है। सो एग्री रिलेटेड काउंटर्स है जहां से एक्शन है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में मजबूती है। आईटी सेक्टर में तेजी का एक्शन है। रिलायंस जैसे मेजर्स है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। इंडिया विक्स में बात करते ही करते 20% से ज्यादा की गिरावट है। कंफर्ट लेवल के नजदीक जाता हुआ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स जो कि बाजार को और ज्यादा तेजी प्रदान करने का काम करेगा। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि ट्रेडर्स फेवरेट और इन्वेस्टर्स फेवरेट रहा है। 6,500 से चला था ये स्टॉक, फिर 6,600, 700 नए आयाम छूता हुआ और आज के सत्र में 6,900 की भी पार
7,000 की नजदीक इस वक्त बीएसई लिमिटेड का स्टॉक करीब 6% की तेजी के साथ देखते हैं 7,000 के लेवल्स को टच कर लिया। 400 अंकों की तेजी बीएसई लिमिटेड पर विस्तार से आगे भी बातचीत होगी और इस स्टॉक की तेजी में और ज्यादा फंडामेंटली और टेक्निकली लेवल्स कहां पर आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, दोनों ही हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और हीट मैप आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, मेटल सेक्टर, एनर्जी, पीएसयू बैंक, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे मजबूती ही मजबूती पाएंगे, अच्छा खासा एक्शन ही देखेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र है जहां से हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत कमजोरी, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा, हेल्थकेयर और डायग्नोस्टिक आज बैक सीट पर बैठे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल बढ़िया तेजी के साथ बाजार की शुरुआत और जबरदस्त एक्शन इस वक्त हर सेक्टर, हर पॉकेट में। स्टॉक स्पेसिफिक मजबूती और इंडेक्स वाइज बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाते हुए। तो शानदार शुरुआत हुई है बाजार में और हफ्ते की हम देख रहे हैं कि इससे बेहतर शुरुआत क्या होगी। 550 अंक ऊपर है निफ्टी और जहां पर बाजार खुला वहां से भी गियर चेंज किया है बाजार ने। दो शेयर निफ्टी में इस वक्त कमजोर हैं, दोनों के दोनों फार्मा के हैं। सन फार्मा करीब 6% नीचे है और आज लगातार छठा सत्र है। 1800 रुपए के आसपास से लगातार ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है और अमेरिका से जो नेगेटिव न्यूज आई है उसके चलते ये शेयर गिर रहा है। कुछ खेमे जो डायरेक्टली वॉर से इंपैक्टेड थे वहां पर रौनक आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन आप देखेंगे 7.5% ऊपर, यानी कि पिछले 4 दिन में जो भी गिरावट आई थी शेयर में सारी की सारी भरपाई इंटरग्लोब ने एक दिन में कर दी है और उसके पीछे आप देखेंगे इंडियन होटल्स का शेयर भी करीब 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो होटल, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये जो स्पेस है आज आपको वहां पर रौनक दिखेगी। बाकी बाजार में तो आज तेजी ओवरऑल हो ही रही है, करीब 650 अंक ऊपर है निफ्टी। आपके लिए मौके कहां है ये जानते हैं और चलिए अपनी ट्रेड समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। शिवांगी जी, आपसे शुरू करेंगे, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, मौके आपके हिसाब से कहां पर है शानदार? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर जो काफी बेहतरीन लग रहा है वो है बीसॉफ्ट। ये लगातार अपने पिछले 12-13 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आ रहा है और एक अच्छी स्टेबल ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 418 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 395 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 418 का टारगेट, 395 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जैक्टली 400 रुपए पर फिलहाल आप इसको देखेंगे। 4.25% के आसपास की अच्छी तेजी है। शिवांगी, एक काम कीजिए, एक दो बढ़िया शेयर और निकालिए। आज तेजी का बाजार है और शायद ही मोमेंटम सस्टेन करेगा भी, क्योंकि चौतरफा अच्छी न्यूज है बाजार के लिए। एक स्टॉक और निकालिए, लेकिन गौरांग सर उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्पेस है एविएशन वाला या फिर होटल वाला, यहां पर थोड़ी सी आशंकाएं थी कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इनके लिए मुश्किलें होंगी। अब जब ये युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, बाकी देखिए छिटपुट तो चीजें होती रहेंगी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, लेकिन इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? एक और चीज इनके फेवर में है वो ये कि एविएशन के लिए कि क्रूड भी सपोर्टिव है। ब्रेंट क्रूड कितना $64 के आसपास का ही है। तो अभिषेक जी देखिए, कच्चा तेल लंबी अवधि के लिए अगर निचले स्तर पर रहता है तो सकारात्मक असर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर दूसरी क्षेत्र की कंपनियां जो कि कच्चे तेल के ऊपर निर्भर है और एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन कच्चे माल का जो होता है वो कच्चा तेल होता है, जैसे टायर इंडस्ट्रीज है, रबर इंडस्ट्रीज है, उड़ान क्षेत्र है जिसके लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल अनिवार्य है होना। यहाँ पर आप फिर उसके पश्चात कटौती आते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी और प्राथमिक कंपनी क्षेत्र की इंटरग्लोब एविएशन, जिसका नाम आपने लिया है इंडिगो, ये काफी लंबे समय से पसंद है। जब से आईपीओ आया था कई सालों पहले, तब से मुझे याद है हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी और उसके पश्चात इस कंपनी के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है जो आज के तारीख पे भी है। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में हमें इंडियन होटल्स बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य दूसरी कंपनियां हैं जो कि सक्षम और मजबूत है। टैरिफ्स रूम के निरंतर ऊपर जा रहे हैं। आने वाले ये वित्तीय वर्ष में शायद 15% के आसपास के ऊपर के तरफ प्राइस रिविजन हो रूम के टैरिफ्स में, ऐसा लग रहा है। इनकम फ्रॉम बैंक्वेट्स, इनकम फ्रॉम मेडिकल ट्रैवल, इनकम फ्रॉम रिलीजियस
धार्मिक स्थलों पर यात्रा करते हैं लोग, और कई सारी बहुत ही सक्षम और मजबूत होटल्स ने विस्तार योजनाओं की बात भी की है, नए प्रॉपर्टीज खरीदने की बात की है, वहां पर नई होटल्स शुरू करने की बात की है। तो इंडियन होटल्स अच्छा लगता है यहाँ से। ठीक है, इंडियन होटल्स ठीक लग रहा है गौरांग सर को। और आज हम तेजी भी देख रहे हैं इसमें 6% के आसपास की। निफ्टी बैंक करीब 1500 अंक ऊपर है, 55,000 के स्तर के ऊपर जाकर फिर से ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी तेजी आज बैंकिंग फाइनेंशियल में। और देखिए ये युद्ध विराम वाली खबर तो है ही, अमेरिका चीन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो बाजार को सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक जो बड़ा ट्रिगर है, और मैं शायद सबसे ज्यादा वेटेज उस चीज को दूंगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, वो है मॉनसून का पहले आना। आईएमडी ने कहा है कि 27 मई को ये केरल के कोस्ट पर मॉनसून हिट कर जाएगा। तो ये भी बाजार को सपोर्ट देगा। आपकी एग्री वेस्ट इकोनॉमी है काफी हद तक, और ये चीजें ना सपोर्ट करेंगी आगे भी। शिवांगी, कोई स्टॉक और आपको दिखा है? और एक और काम कीजिए, निफ्टी बैंक में क्या कोई ऑप्शंस में आपके रणनीति देंगी? जी बिल्कुल, एक्शन तो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, बट एक स्टेबल बी सॉफ्ट ही नजर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्टेडी प्राइस अपमूव देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन के बाद हायर जोन्स पे होल्ड भी करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ही हम नजर रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन एक और शेयर जहां पर आज हम बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देख रहे हैं, और बीएसई लिमिटेड के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। देखिए इसकी प्रकृति ऐसी है शेयर की कि चलेगा तो बहुत ही तेज रफ्तार से चलता है, गिरेगा थोड़ा कम लेकिन चलेगा उसके दोगुनी रफ्तार से। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि बीएसई में करीब 7% की तेजी, और 7,000 के ऊपर निकल गया है ये शेयर। गौरांग सर, बीएसई आपके टारगेट क्या है? लॉन्ग टर्म वाले दीजिए सर, और ये बताइए कि 10,000 वाला टारगेट आप कब तक देख रहे हैं शेयर में? 10,000 क्यों, उसके ऊपर भी जा सकता है यार। देखिए अभिषेक, ये जो भी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, वो अगर आपका नजरिया और विचारधारा ये कि आने वाले 5 साल 10 साल तक हमारा भारत देश उन्नति करता रहेगा, विकास दर 8 बढ़ती रहेगी, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी तीसरे नंबर पर, और फिर दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश उत्पादन क्षमता को लेकर के एक्सपोर्ट करेगा आने वाले समय में। आज के तारीख में हम इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शेयर बाजार बढ़ेगा आगे, और शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, फिर वो बीएसई हो, कैम्स जैसी कंपनी हो, सीडीएसएल हो, या फिर इंटरमीडिएट्स हो, सभी को फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आपका नजरिया क्या है। अगर आप एक महीने में ये 10,000 रुपया हो जाएगा ये विचारधारा लेकर के आगे चलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी। क्षेत्र अच्छा लगता है, कैम्प्स पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन सीडीएसएल या फिर बीएसई या फिर आने वाले भविष्य में अगर एनएससी का भी आईपीओ आता है, और बाकी अन्य जो इंटरमीडिएट कंपनीज है, खाली एक ही है कि आप जरा अभ्यास करके निवेश कीजिए। कोई भी कंपनी में निवेश करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि आपको 20-25% का रिटर्न धारा मिले, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, क्षेत्र अच्छा लगता है, और ये भी एक अच्छी कंपनी है बीएसई। क्षेत्र बढ़िया है, बीएसई भी अच्छी है, भरोसा कैम्स पर ज्यादा है, और उस पर बाय की रेटिंग है। एक और स्पेस जहां पर आज हम बाजार की शुरुआती तेजी में फौलादी मजबूती देख रहे हैं, वो है रियल एस्टेट का। प्रेस्टीज हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया, डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ये तमाम शेयर आज बड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आप निफ्टी रियल्टी देखिए, 5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। उससे आपको पता चल जाएगा, यानी कि निफ्टी में जितनी तेजी है या फिर निफ्टी बैंक में जितनी तेजी है, उसकी डबल तेजी है निफ्टी रियल एस्टेट में। शिवांगी, कोई शेयर आपको जो पसंद आ रहा हो इस स्पेस से? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में अगर हम नजर रखें तो एक डीएलएफ एक काउंटर है जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। बट ये सारे ही काउंटर्स अगर हम कलेक्टिवली देखें, ओबरॉय रियल्टी भी आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ भी खुलते हुए नजर आया है, चाहे शोभा की भी बात करें। ये सारे ही काउंटर्स जो है वो एक लोअर बेस से ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, बट हमें देखना होगा कि इतना सस्टेन करता है। फ्लेवर जो है यहाँ पे सस्टेन अगर होगा तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। हाँ,
स्टेट में एक्शन और ये एक्शन सस्टेन करेगा तो फिर बाइंग जो है उसे इंटैक्ट रखना, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे तो बिल्कुल बरकरार रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। शिवांगी, फंडामेंटल नजरिया गौरांग सर से हमने बीएसई लिमिटेड पर जाना, बीएसई लिमिटेड पर एक टेक्निकल टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। 7000 के लेवल के पार ये स्टॉक जो है जबरदस्त एक्शन दिखाते हुए करीब 7% की तेजी। शिवांगी, ये सवाल आपके लिए, बीएसई लिमिटेड पर एक टेक्निकल नजरिया। आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, बीएसई काफी पॉजिटिव है और पूरे फ्लेवर के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है। बिल्कुल बाय डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए और स्टॉप लॉसेस आगे की तरफ ट्रेन करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 7300 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। राय मिलती हुई बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, आज हर सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन दिखने को मिल रहा है और इस तेजी में रियल एस्टेट के ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं एनर्जी और मेटल पैक में भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ही इस वक्त ट्रेंड जो है वो बिल्टअप होता हुआ। आज ही के सत्र में अगर आप देखेंगे जहां पर नंबर्स आने वाले हैं, कैश स्पेस में चुनिंदा कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी, लेकिन निफ्टी कंपनियों में टाटा स्टील के नतीजों पर नजर है। टाटा स्टील नंबर्स से ठीक पहले इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ। हमारे अनुमान की अगर बात करें, कुछ मेजर पैरामीटर्स हैं जिस पर खास तौर से नजर रखनी होगी और ऑल इन ऑल टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पर सालाना आधार पर हो सकता है कि कमजोरी नजर आ सकती है, लेकिन तिमाही आधार पर नतीजे रेवेन्यू के फ्रंट पर अच्छे रहेंगे। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी अच्छे नतीजों की उम्मीद नजर आ रही है और एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि मुनाफे के फ्रंट पर भी आंकड़े जो है वो अच्छे देखने को मिले। हालांकि यूरोपियन ऑपरेशंस और साथ ही वॉल्यूम्स की तर्ज पर इंडिया परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कुछ तमाम पैरामीटर्स है जिस पर खास तौर से नजर रहेगी। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे टाटा स्टील और स्टील पैक में ही इस वक्त, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ ये सेक्टर भी इस वक्त चमक दिखा रहा है, राय क्या रहेगी? मानसी, देखिए, धातु क्षेत्र अच्छा लगता है। दिक्कत यही है कि अभी भी स्पष्टीकरण की जब हम तक बात करें तो वो टैरिफ की जो बातें हुई थी एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर अमेरिका के तरफ से, वहां पर भी अभी थोड़ा स्पष्टीकरण आना बाकी है। जहां तक बात रही चाइना की, तो जो आर्थिक परिस्थिति है वहां पर उधर सुधार होने के लिए समय लगेगा। नकारात्मक खबरें आती हैं तो धातु क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया देता है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, ये कुछ कंपनियां हैं जो निवेश की राय। लेकिन अगर आप आखिरकार निर्णय ले लेते हैं धातु क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो कृपया करके समय सीमा 2-2.5 साल की रखिए आप। इस साल की समय सीमा, लंबी अवधि पर फोकस करना चाहिए अगर स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर को प्ले आउट करना है। गौरांग सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर विस्तार से सारी की सारी बातचीत और अपना रुख हमारे साथ रखने के लिए थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, धन्यवाद। इस बीच बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे निफ्टी में मजबूती के साथ 24,600 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। आज सुबह जब हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे थे तब भी हम कह रहे थे कि 25,000 के स्तर भी पॉसिबल है और अब देखिए 24,600 के बिल्कुल नजदीक पहुंचता हुआ निफ्टी, 600 अंकों की तेजी। सपोर्ट 24,200 पर नीचे की तरफ हमने देखे थे, वहीं रेजिस्टेंस की अगर बात करें 24,750 तक के स्तर को भी मजबूत रेजिस्टेंस हम बता रहे थे। तो क्लियरली 24,500 के लेवल्स जो हैं वहां से आगे बढ़कर 25,000 तक की कूच करने की तैयारी करता हुआ निफ्टी करीब 3% की तेजी के साथ इस वक्त मजबूती का रुझान दिन के उच्चतम स्तर पर। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे वहां पर भी तेजी है। लगातार हर सेक्टर, हर पॉकेट, हर इंडेक्स में मजबूती और लगातार इंडिया विक्स में गिरावट, ये बाजार को काफी हद तक तेजी प्रदान कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और बाजार के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रॉकस्टड कैपिटल के फाउंडर अभिषेक अग्रवाल अब हमारे साथ मौजूद है। आइए अभिषेक का स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट के करंट सिनेरियोज को वो कैसे रीड कर रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ऑल द नेगेटिव्स मानो छटते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कि मार्केट को काफी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या है मार्केट को लेकर इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग। मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो तो आज एक अच्छी ओपनिंग के साथ हम देख रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग इज ऑलवेज ग्रेट
एंड इस तरह की जो बम्पर ओपनिंग दिखी है मुझे लग रहा है कि सस्टेन करेगी। सवाल ये रहेगा कि जो निफ्टी है वो अपने 25,000 का जो मार्क है वो कब क्रॉस करेगा, वो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि वॉच लिस्ट पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। क्योंकि वहां से मुझे लग रहा है कि एक बार अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अभी के लिए तो एक तरह का जो कैचअप है वो हो रहा है, जो हमने देखा कि कुछ समय से जो मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा था वो आज एक तरफ से रुख जो है वो डिसिसिव रुख जो है वो लेके अब आगे बढ़ रहा है। अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हुई है तो वो भी एक पॉजिटिव फिगर अब हमारे लिए होगा। एंड अगर हम देखें इंडिया सेंट्रिक में अभी तक ऐसी कोई कंसर्निंग न्यूज नहीं है इकोनॉमिक साइड में, या अदरवाइज जो हमें लगे कि हमारी स्टोरी जो है वो कहीं पे रुक गई है। पॉलिटिकल सिनेरियो भी स्टेबल है, इकोनॉमिक सिनेरियो भी स्टेबल है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड हम आगे कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है मेरी तरफ से भी। निफ्टी 625 अंकों पर इस वक्त डे हाई पर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 1550 अंकों की तेजी 55,000 के लेवल को शेड करने के मूड में कतई नहीं है। और इंडिया विक्स आप देखिए 20% के आसपास की गिरावट है, 19% की गिरावट है, 17.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बहुत शानदार है आज। फार्मा शेयरों में आपको कमजोरी थोड़ी दिखेगी जरूर, क्योंकि यूएस लिंक्ड ये इंपोर्टेड प्रॉब्लम आज की है। अदरवाइज 2300 शेयर एनएसई पर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, और सिर्फ 140 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल चीजें ठीक हो रही हैं। और देखिए, मतलब कहते हैं ना कि युद्ध वैसे किसी के हित में होता नहीं है। चीजें अगर बेहतर हो जाएं, अगर पाकिस्तान शांत बैठा रहे तो हमें उकसावे पे ना आए तो हम युद्ध क्यों करेंगे। अच्छी बात है कि नहीं ये युद्ध विराम पर सहमति बनी, और उसके बाद जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी थोड़ी राहत की सांस आज मिली होगी। एक शेयर अभिषेक जिस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे वो आज है डिक्सन टेक। करीब 6% के आसपास की तेजी है। पिछली दफा हमने देखा था कि जब ये खबर आई थी कि चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत जो गूगल की पिक्सल स्मार्टफोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ज्यादा होगी, डिक्सन के पास आएगा वो। अब खबर ये आई कि अल्काटेल के फोन्स भी डिक्सन बनाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं डिक्सन के शेयर को? अभी भी अपने 19,000 20,000 वाले लेवल से काफी नीचे है हालांकि। देखिए इस तरह की कंपनियां जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आएगा कि 16,000 का प्राइस देख रहे हैं तो फिर ये कितना एक्सपेंसिव है। सो इस तरह की कंपनियां ग्लोबली अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर स्पेस में भी, अगर आप देखेंगे टाइमिंग के अंदर में जो यूएस में कहीं लिस्टेड हो तो वहां पर भी आप देखोगे तो काफी एक तो एक्सपेंसिव रहती है। सो इसे सस्ते साइड में नहीं देखना है। दूसरी बात है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है। आप इस तरह की कंपनियों को देखते हैं कि 5 से 10 साल तक जो है इनकी स्टोरी इंटैक्ट होती है। अब डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जहां पे इनके पास एक तरह की एक्सपर्टीज इन्होंने बिल्ड की है, और अब जो मेड इन इंडिया वाली थीम है जहां पे स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक साइड है, या अभी हम बात कर रहे हैं और मोर स्पेसिफिक ये मोबाइल साइड में मैन्युफैक्चर की बात करें तो वहां पे वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ऐसे देखते हैं कि यूनिट जो है इनकी साइज छोटी होती है और इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उस तरह से क्या है कि आपको अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी पे ज्यादा स्पेंड करना होता है, रादर देन कि आप इंफ्रा में लैंड लें या कोई अलग तरह की फैक्ट्री सेटअप करें, और आपका आउटकम उसमें काफी अच्छा बन जाता है जब आप इस तरह की ग्लोबल कंपनीज एमएनसी कंपनीज को इंडिया में आते हुए देख रहे हैं। और अगेन ये वैलिडेशन है इंडिया की स्ट्रेंथ को लेके, जहां पे इस तरह की कंपनियां जो ग्लोबली काफी बड़ी है, ग्लोबली नोन है, और अब जाके हम देख रहे हैं कि इंडिया को भी कंसिस्टेंटली ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। डिक्सन पे मैंने पहले भी राय पॉजिटिव दी थी, मुझे लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। बट हाउएवर अभी इस तरह के भाव में ये कहना कि अभी आप इसे इस समय ले लें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना। बट जिनके पास है उन्हें तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक यहाँ से भी थोड़ा अपसाइड यहाँ पे जरूर मुझे लगता है बन सकता है। ठीक है, अपसाइड और बन सकती है। दिक्कत ये है कि जब कोई शेयर करीब 1,000 रुपए ऊपर खुले, 6.5% ऊपर खुले, तो फिर आपका कंफर्ट अलाउ नहीं करता है। और हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको यही सलाह दे रहे हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर ठीक है, मौके बनेंगे। मतलब ग्रोथ वाली कंपनी, इसमें कोई दो राय है नहीं। एक और थीम जो आज एक्टिव है वो है एनर्जी का खेमा। आज पूरी तरह से गर्म है। आज आप देखेंगे जो सरकारी पावर कंपनीज हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, वहां पर तो तेजी है ही, लेकिन जो प्राइवेट जो पावर से रिलेटेड जो कंपनीज है वहां पर भी आपको गर्मी दिखाई देगी। टाटा पावर हो गया, अडानी पावर या फिर टोरेंट पावर, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। ये थीम आपको कैसी लग रही है अभिषेक? क्या आपको लगता है कि
अगर किसी को बहुत लंबा नहीं, अगर किसी को 3 महीना 4 महीने का व्यू लेके चलना है, अभी और पैसे बनेंगे इसमें? जी देखिए, इतने शॉर्ट टर्म के अंदर में तो मार्केट की क्योंकि वॉलेटिलिटी ऐसी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार टाइमिंग को लेके। बट हाउएवर अगर आप स्टोरी की बात करें तो पावर स्टोरी तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो चलनी चाहिए। और अगर हम एक नोटिस करें कि हर बार हर समर के अंदर में जो हमारा इंडिया का ओवरऑल कंजम्पशन है पावर का, वो हर बार नया रिकॉर्ड बनाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो अभी भी बहुत ज्यादा है और अभी भी सप्लाई साइड में ये अभी भी उतना जो है कैटर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात है ग्रीन एनर्जी, तो वो भी एक डेफिनेटली कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि कैसे इंडिया के अंदर में इसका एक बोलबाला चल रहा है और एक्सपांशन चल रही है। सो ओवरऑल बड़ी कंपनियों के साथ मैं ज्यादातर जाना चाहूंगा। अदानी पावर मेरा टॉप चॉइस रहेगा, फॉलोड बाय टाटा पावर। ये दोनों कंपनियां आप अगर इस तरह के शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देख रहे हैं तो भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी ले सकते हैं। अदानी पावर, टाटा पावर ये पसंद है। और आज इसके अलावा हम देखें कि पावर जो फाइनेंसर्स हैं वहां पर भी बज़ है। REC, PFC, IREDA ये तमाम शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको देखेंगे। एक सेक्टर बस है जो आज ठंडा पड़ा है और वो है फार्मा का। निफ्टी के 48 शेयर ऊपर हैं, जो 2 शेयर नीचे हैं वो है सन फार्मा करीब 5% नीचे, सिप्ला में करीब 1% के आसपास से गिरावट। लेकिन अगर आप F&O की लिस्ट को देखेंगे तो बायोकॉन, लुपिन, डिवीज, अरविंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, लॉरस, जाइडस, आपको टॉप 10 लूजर्स में से करीब 8 फार्मा शेयर दिखेंगे वायदा की लिस्ट में। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस्क्रिप्शन वाले जो ड्रग्स हैं अमेरिका में उसकी कीमतों में 30 से 80% की कटौती करने का फैसला किया है। थोड़ी देर पहले आपको 9 के नवरत्न में शरद आपको एक खबर बता भी रहे थे और शरद ने ये कहा था कि नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि जेनरिक पर है या फिर ओवरऑल सारी कंपनीज इंपैक्टेड होंगी। शरद कुछ और डिटेल के साथ थोड़ी सी डीप डाइव करके हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शरद बताइए क्या जानकारी आपके पास है और क्या पता चला है, जेनरिक वाली कंपनीज इंपैक्टेड होंगी या फिर ओवरऑल ये असर आएगा? जी बिल्कुल, आप देखें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स खास करके एकमात्र सेक्टोरल लूज़र भी है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसेस को जो है लगभग आप कह सकते हैं 30 से लेकर 80% तक का गिरावट देखने मिलेगा। अब यहाँ पे टारगेट क्या रहता है, मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ कि क्यों जो है सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। इन्होंने टारगेट किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के जो है प्राइसिंग मॉडल रहने वाली है और यूएस जो है कोशिश करेगा कि सबसे कम प्राइसेज जो है वो पे करे डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को लेके। अब ये फोकस रहेगा मेडिकेयर पार्ट बी ड्रग्स को लेके। एक डेफिनेशन है, इसको मैं धीरे धीरे आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो है फिजिशियन एडमिनिस्टर्ड ट्रीटमेंट होता है जैसे कि इंजेक्टेबल्स और कैंसर ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग प्राइसेस 30 से 80% गिर सकते हैं और उसके कारण जो यूएस का हेल्थ केयर कॉस्ट है वो एक सेंट्रल थीम था जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में भी किया गया था जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो है लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे कंपनीज़ को प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, जो हमारे ब्रांडेड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है, जो हमारे बड़े मिड कैप स्मॉल कैप के जो आप कह सकते हैं लार्ज कैप के फार्मा कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में, उसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन से इन कंपनीज़ की वो कम हो जाएगी। मेडिकेयर पार्ट बी के कौन से ड्रग है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है क्लिनिकल सेटिंग वाले ड्रग्स होते हैं और ओवरऑल ये जो है आप ये ड्रग्स जो आप फार्मेसी से नहीं, आप ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट से वहाँ से आता है। इसका मतलब नेट डेफिनेशन में इसमें जेनरिक्स उतना नहीं आता है। ये जो है हमें प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है, यानी कि जिसमें आपको जो है फुल सब्सक्रिप्शन लेके जो आपको काउंटर में ख़रीदना होगा वो ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। जेनरिक वाली होती है जिसमें मोस्टली यूएस में आप ओवर द काउंटर ले सकते बिना सब्सक्रिप्शन के। कुछ एग्जांपल है जैसे कि केमोथेरेपी हुआ, कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, वैक्सीन फ्लू हुआ, निमोनिया हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ। तो बहुत स्पेसिफिक जो है ड्रग्स जो है स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए रखा गया है। जेनरिक को लग नहीं रहा है कि डेफिनेशन में, पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत के इंडियन कंपनीज़ के एक्सपोजर क्या है रेवेन्यू के। जाइडस लाइफ का देखिए, औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, लुपिन, इनका जो है हायर साइड पे 38% के ऊपर है। 30 के नीचे बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेन फार्मा, अजंता फार्मा और टोरेंट फार्मा जैसे कंपनीज़ हैं। लार्जली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। जेनरिक को तो प्रेमा फेसी लग नहीं रहा उतना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जो जहाँ पे डॉक्टर की सिग्नेचर लगती है उस पर जो कुछ जो ड्रग्स है वहाँ पे भारी गिरावट आ सकती है। तो मार्जिन जो है जिन इंडियन प्लेयर्स के उन पे इम्पैक्ट आ सकती है, वो उस पे जो है नज़र रहने वाली है। बट ऑफकोर्स ये सेलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर लग चुका है और सबके लिए ख़राब है। बट वही है, सेंटिमेंट है और डिटेल्स एज यूजुअल यूएस देता नहीं है, तो इसीलिए जो है हमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। बट नेगेटिवली जो है सेंटिमेंट अभी इम्पैक्ट कर रहा है पूरे फार्मा स्टॉक्स को।
थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ फार्मा क्षेत्र से जुड़ा जो एकमात्र सेक्टर है जो आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फार्मा कंपनियों की अगर बात करें, अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसे घटाने की कोशिश है और इसी कोशिश के तर्ज पर अमेरिका में दवाओं के दाम घटने की खबर आती हुई। ट्रंप ने दवाओं के दाम जो है वो 30 से 80% तक घटा दिए हैं और इस ऐलान का असर जो है वो भारतीय फार्मा कंपनियों पर पड़ता हुआ, बिकॉज ब्रांडेड दवा कंपनियों पर यह असर पड़ने की पूरे के पूरे आसार थे और बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको संकेत दिए थे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर पड़ता दिख सकता है। भारतीय फार्मा कंपनियों का यूएस में एक्सपोजर, इसकी अगर बात करें, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी फार्मा कंपनियां और इसका एक्सपोजर यूएस में क्या है और अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसका असर कैसा पड़ सकता है। लेकिन इस बीच बाजार पर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि 24,600 कहाँ हम बात कर रहे थे आज सुबह ही कि फ्राइडे के सेशन को पूरी तरह से भूल जाइए और आज ब्रेसअप कीजिए नई बाजार की शुरुआत और नई मजबूती की शुरुआत के लिए, और वही होता हुआ 24,500 को पार करने की तैयारी। हमने आपको बताया भी था कि ये 24,500 के स्तर निफ्टी आज पार कर सकता है और इस वक्त आप देखिए 24,600 के लेवल्स को टच करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी मजबूती, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो भी मजबूती नजर आएगी 2-3% की, लेकिन ज़्यादा डिलाइटफुल है पॉइंट वाइज मजबूती को देखना। करीब 2,000 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में 81,398 के स्तर पर तेजी का रुझान और वहीं बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 55,000 के पार करीब 1,500 अंकों की तेजी पर कामकाज। इस तेजी में बाजार के फंडामेंटल दिग्गजों से लगातार हम बातचीत करवा रहे हो। इसी कड़ी में अभय अग्रवाल पाइपर सरिका के एमडी हमारे साथ 10:10 पर आपके साथ जुड़ेंगे बाजार पर अपनी रणनीति और इन स्तरों पर बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए इस पर विस्तार से बातचीत करते हुए अभिषेक अग्रवाल के पास वापस चलते हैं। अभिषेक, फार्मा सेक्टर पर अभी हमारे सहयोगी अपनी रिसर्च बता रहे थे और वन ऑफ द ओनली सेक्टर जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बैक सीट पर बैठा है और ग्लोबल बाजार से कुछ संकेत है जिसका असर डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों पर पड़ रहा है। ऑल इन ऑल फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटैलिटी स्पेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पेस में मुझे लग रहा है कि जहां तक हम फार्मा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जो यूएस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है या जिनका एक्सपोर्ट एज अ डोमेन काफी बड़ा रहा हुआ है, वो कंपनियां जो है मुझे लग रहा है कि वहां हम थोड़ा स्लो डाउन देख सकते हैं। और ये सिर्फ आज के शॉर्ट टर्म फॉल की बात नहीं है, एक तरह का ट्रेंड भी होता है बिकॉज इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आप ऐसे नहीं देख रहे कि कोई एक क्वार्टर के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये इन्फ्लेशनरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। एंड कोई भी गवर्नमेंट जो कि कहीं पे भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब नए आते हैं तो उनका सबसे पहला ध्यान ये होता है कि कैसे अपने जो है खर्चे जो है वो थोड़े कम किए जाएं और कैसे पब्लिक सर्विसेज के लिए जो इस तरह की कोई अगर हम स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ केयर पे तो वो बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे क्योंकि वहां पे उन्हें लग रहा होगा कि भाई हेल्थ केयर होंगे एक्सपेंसिव लग रहा है जो इंडिया से आ रहा है, तो टैरिफ का एक प्ले करते हुए इस तरह का हमने देखा है। सो मुझे लग रहा है कि वो एक स्पेस को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए अवॉइड किया जा सकता है अगर हम नए पोर्टफोलियो की बात करें। रही बात डोमेस्टिक स्टोरी की, तो मुझे लग रहा है देखिए डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल ये दोनों तो चलते रहेगी ये वाली थीम है। अब उसमें मेट्रोपोलिस देखेंगे तो एक कंपनी वो एक अच्छी लगती है जो डोमेस्टिक में काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। उसी में डॉक्टर लाल भी है। ये दो कंपनियां टॉप 2 कंपनीज है अगर हमें डायग्नोस्टिक प्ले देखना हो। और ये मुझे लग रहा है कि इस तरह के करेक्शन में जो हो चुकी है काफी हद तक, उसमें एक अच्छा ये एक एंट्री पॉइंट बनता हुआ दिखता है। और हॉस्पिटल की हम बात करें तो अगेन यहाँ पे अभी भी इंडिया के अंदर में प्रॉफिट सेंटर जो है वो अभी भी नहीं बन रहा है। अगर आप सिंगापुर में जाके देखेंगे वहां की हेल्थ केयर कंपनीज को, तो जिस तरह के प्रॉफिट्स वो बनाते हैं, हमारे यहाँ पे अभी भी जो है वो थोड़ा कैचअप चल रहा है। तो थोड़ा लंबा समय लगेगा जहां पे हम एक्चुअल में बॉटम लाइन देखेंगे। पर टॉप लाइन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अगेन अपोलो अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छा जो है एक ब्रांड है अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि अगेन लीडिंग है। सो ये कुछ साउंड फंडामेंटल नेम्स है जो मुझे लग रहा है कि अगर हम देख रहे हैं स्पेस में तो ये सारे बेट हम देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मा हॉस्पिटल वाली कंपनीज को लेकर ये भी बाजार अपनी तेजी को गंवाने के मूड में कतई नहीं है। 600 अंकों का उछाल हो गया है निफ्टी में, 24,600 के स्तर को भी पार कर लिया है। और निफ्टी बैंक की बात करें 1,500 अंकों के आसपास की तेजी है। एक एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आपके लिए जरा ये समझते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। पहले अपनी ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी बताइए सर, उसके बाद कुछ और शेयरों पर आपसे व्यू लेंगे।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से आज अक्रॉस दी बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है, लॉन्ग साइड में फोकस करने की सलाह होगी। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस पर्टिकुलर स्पेस में काफी अच्छा उछाल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्फोसिस ये पर्टिकुलर काउंटर हमारे रडार पर आया है, जहां पर एक काफी अच्छा सेटअप है। कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और काफी लंबे समय बाद स्टॉक ने 1550 के लेवल को क्रॉस किया है। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 1560 के कॉल ऑप्शन को, जो कि फिलहाल 30 और 31 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखना होगा 23 रुपए का, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 51 रुपए का। अब यहाँ पर अगर हम इसके लॉट साइज की बात करें तो 400 का लॉट साइज है। इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क लेस देन 4000 का है। रिवॉर्ड यहाँ पे 8400 के बनते हुए नजर आ सकते हैं, जिस हिसाब से अक्रॉस ऑल आईटी काउंटर्स हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये मोमेंटम हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहे हैं, तो इन्फोसिस हमारी प्रीफर्ड बेट होगी। बढ़िया है, ठीक है। इन्फोसिस 1550 वाली कॉल खरीदनी है आपको और ये मिल जाएगी 31 से 32 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 51 रुपए का, स्टॉप लॉस 23 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8400 का, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 4000 रुपए का। और आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एससीएलटेक 2.5 से 3.5% के आसपास की तेजी इन शेयरों में देखिएगी। और उसकी वजह यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में कुछ ट्रेड डील हुई है ओवर द वीकेंड, और निश्चित तौर पर अगर चीज़ें सुधरती हैं यहाँ से, डी एस्केलेशन होता है टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो आईटी कंपनीज उसके बेनिफिशियरी स्वाभाविक तौर पर होंगी। नीलेश जी, कुछ और शेयर जरा आप निकाल के रखिए, 2-3 शेयर आपसे चाहिए। थोड़ा आप लेट जुड़े हैं तो पूरा फायदा उठाया जाएगा आपके इंटेलिजेंस का। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि मॉनसून जो है वो 5 दिन पहले, समय से 5 दिन पहले पहुंचने वाला है। 27 मई की तारीख दी है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग ने। हमारे सहयोगी विश्व मोहन, जो कि एग्री को, मॉनसून को, कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, कुछ अच्छे डिटेल्स लेकर आपके लिए जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, निश्चित तौर पर अच्छी खबर, और ये तो बाजार के लिए संजीवनी काम कर रही है आज। मतलब जो बाजार में पंख लगे उसके पीछे बड़ी वजह तो ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि आप जो मानसून सीजन होता है जो 1 जून से 30 सितंबर के बीच होता है, वो 70% इंडिया के टोटल रेन को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस वजह से काफ़ी अहम है। और खरीफ सीजन भी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि एक खाद्यान्न प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो योगदान वाले जितने भी कमोडिटीज़ है, जितने भी एग्री कमोडिटीज़ है, वो उनका प्रोडक्शन इस दौरान ही मानसून सीजन में ही होता है। और हमारी एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर भी है। इस बार का जो मानसून का जो अनुमान है, आमतौर पर 1 जून को केरल में जब मानसून की अराइवल होती है, उसके बाद माना जाता है कि मानसून की देश में एंट्री हो चुकी है, और वो इस बार 5 दिन पहले हो रही है, 27 मई को। पिछले साल हमने देखा था मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगाया था और 30 मई को मानसून पहुंचा था। मौसम विभाग पिछले 20 सालों से ये अनुमान लगाता कि केरल में मानसून की एंट्री कब होगी। पिछले 20 सालों में सिर्फ एक दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि उनके अनुमान से गलत निकला है, यानी 4 दिन का वो एरर लेके चलते हैं, प्लस या माइनस, उसके रेंज में ही वो मानसून की एंट्री होती है। तो इस बार भी यही अनुमान है कि 27 मई में हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसके आसपास ही एंट्री होने की संभावना है। लेकिन उसके बाद के प्रोग्रेस को लेकर वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। कहने कि उसके बाद केरल के बाद वो जब साउथ की तरफ बढ़ेगा, फिर बाद की हिस्सों में महाराष्ट्र में कैसे बढ़ेगा, इसके प्रोग्रेस की रिपोर्ट हम मई के आखिरी तक आपको दे पाएंगे। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि केरल में समय से 5 दिन पहले मानसून की एंट्री हो रही है। ये एक अच्छी खबर है। बढ़िया है विश्व मोहन, मानसून की एंट्री हो जाए। और वैसे भी हम ग्राफिक्स में पढ़ रहे हैं, आप लोगों से बातचीत जो कर रहे हैं उससे अंदाज़ा लग रहा है कि नहीं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी है, उमस है। तो ना सिर्फ गर्मी उमस से राहत मिलेगी, बल्कि मार्केट के लिए भी ये ऐसी खबरें बहुत अच्छे से काम करती हैं। थैंक यू सो मच विश्व मोहन इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। नीलेश भाई, आपने शेयर खोज लिए अपने, बताइए 2-3 शेयर जहां पर आपका कन्विक्शन है, जहां पैसे बनेंगे अच्छे से। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज के दिन में जैसे कि मैंने कहा अक्रॉस दी बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर, जहाँ पे बीएसई ने ऑल टाइम हाई लगाया है। एमसीएक्स एक कैचअप प्ले हो सकता है, यहाँ पर 6200 6300 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 5800 का काफी अच्छा सपोर्ट है जो आज के दिन के लोएस्ट लेवल का है। तो एक मोमेंटम प्ले होगा एमसीएक्स 6200 से 6300 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है एशियन पेंट स्टॉक्स में भी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे गिरावट के बाद काउंटर ने एक काफी अच्छा रिबाउंड पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिया था। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे देख रहे हैं।
तो एशियन पेंट को रडार पे रख के चलने की सलाह होगी। यहाँ पर 2420 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 2325 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्लरी में एमसीएक्स पर एक फोकस है और साथ ही पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स भी इस वक्त एट डे हाई करीब 3% की तेजी पर 2357 के लेवल्स पर ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ। इस बीच लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप कीजिए। यहाँ पर करीब 3.25% तक की मजबूती देखने को मिल रही है और साथ ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर भी अगर नज़र डालेंगे 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करते हुए। नीलेश, गुड मॉर्निंग। अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं मजबूती के साथ एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पे? तेजी तो है, ये तेजी आगे बढ़ेगी? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करें? बिल्कुल मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर दोनों ही काउंटर हमें पसंद आ रहे हैं विद इन इंश्योरेंस स्पेस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, और काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है एसबीआई लाइफ इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहां पर काउंटर ऊपरी स्तरों पर 1800 तक का मुंह दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं एसबीआई लाइफ को। स्टॉप लॉस रखना होगा 1710 का, पहला टारगेट 1775 का होगा, 1775 का होगा एंड दूसरा टारगेट 1800 का होगा। तो एसबीआई लाइफ प्रीफर्ड बेट होगी, बट उसके अलावा एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी 721 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 750 और 760 तक की अपसाइड हमें एचडीएफसी लाइफ में भी देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ दोनों ही स्टॉक्स पसंद आते हैं और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है यहाँ से फर्दर अपसाइड ज़रूर नज़र आएगी, ये राय है। अभिषेक, आपसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक क्विक टेक जानना चाहेंगे और ये सवाल इसलिए क्योंकि येस बैंक और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के बीच डील हुई है जिसमें कई सारे बैंक्स, लार्जर बैंक्स ने अपना स्टेक सेल येस बैंक में किया और सुमितोमो मित्सुई कॉरपोरेशन ने ये स्टेक खरीदा है। स्टेक की अगर बात करें, एसबीआई ने करीब 13-14% उनका स्टेक जो था येस बैंक में बेचा है। फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स ने मिलकर कुल मिलाकर ये जो पूरी डील है 13,483 करोड़ रुपए में हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लार्जर बैंक्स अगर स्टेक सेल कर रहे हैं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को क्या इंटरेस्टिंग नजर आया येस बैंक में, और ये बड़ी डील के चलते पूरे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पॉकेट को आप कैसे देख रहे हैं? तो स्पेसिफिकली अगर हम येस बैंक की बात करें तो हमें उस पॉइंट पे जाना होगा जब ये बैंक एक टाइम पे काफी बड़ी क्राइसिस में चली गई थी एंड जो गवर्नमेंट बेल आउट है वो हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सब स्टेक्स लिए थे। जो ये पार्टी जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अब बेचने की जो मन बनाया है, एक बहुत लंबे समय तक जो है एक बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट एंटिटीज की रही है। सो जाहिर तौर पे ये एक ऐसा सिनेरियो बना था उस समय जो आइडियल नहीं था, ना ही ये किसी के बिजनेस मॉडल में बनता है। बट अब जाके एक अब देखेंगे ये तो प्रॉफिटेबल हो गया, क्योंकि जितना मुझे याद है ये ट्रेड 11-12 रुपए के आसपास हुआ था जब ये इस तरह की सेटलमेंट हुई थी और नई एंट्री आई थी, और अभी हम देख रहे हैं 20-21 रुपए के बीच में ये प्राइस चल रही है। तो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट जो है ये मैं कहूंगा कि एटलीस्ट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ये बनता हुआ जा रहा है, जो लॉजिकल है। इसलिए मैं उसे सरप्राइजिंग नहीं कहूंगा या नेगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि ये होना ही चाहिए था। रही बात अब इनकमिंग इन्वेस्टर की, तो जापानीज जो है वो टिपिकली काफी समय लगाते हैं आने से पहले, पर एक बार आते हैं तो फिर लंबा रुकते हैं, ऐसे उनके लिए कही जाती है। अब अगर आप इंडिया बैंक के अंदर में अगर आप देखेंगे एज अ प्लेयर प्राइवेट स्पेस में, तो आपको ऐसे इतने सारे प्लेयर दिखने नहीं है जहां पे आप 10 से 15% का स्टेक आप ले पाएंगे। सो भले ही वो एक थोड़े थोड़े केस में फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करते हैं QIP में, बट अदरवाइज किसी का ओनरशिप जो है वो हम कहीं भी नहीं देख रहे कभी भी चेंज होते हुए। बल्कि लास्ट 10 साल में मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कौन से बैंक के प्रमोटर ने एग्जिट लेके किसी और को दे दिया है। एंड लार्जली तो ये अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड ही होता है। सो वहां पे एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना, ये हमने एक देखा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है येस बैंक के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर को आते हुए देख रहे हैं, बड़े बड़े बैंक को आते हुए देख रहे हैं, जिसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत बड़ी है। और हमें दिख रहा है कि यहाँ से अब जो है एटलीस्ट बुक के जो येस बैंक की बनेगी उससे काफी फायर पावर मिलेगा आगे जाके अपनी लैंडिंग करने में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है एज फार एज येस बैंक इज कंसर्न एक पॉजिटिव डील मानी जाएगी। एंड रही बात ओवरऑल स्पेस की, जहां पे अगर हम दूसरे बैंक्स को अगर हम देखें प्राइवेट स्पेस में, तो अगेन यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो वहां पे 20 से 30% की जो प्रेजेंस है फाइनेंशियल कंपनीज की इंडेक्स में, उसके रहत एक इनफ्लो जो है फंड मैनेजर्स का वो आता ही है।
सो वहां पे मुझे लग रहा है कि बैंक्स तो वैसे भी अट्रैक्टिव बेट्स ही होते हैं, एंड यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूएशन करेक्शन जो है वो काफी हो चुका है कुछ हाल फिलहाल में, क्योंकि एनपीए के इशू जो है बार बार आ रहे थे। अब जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वैल्यूएशन में आते हुए। सो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा इस स्पेस में। डेफिनेटली जो है डोमेस्टिक फोकस फंड जो है वो अट्रैक्टेड रहेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को, और हमें ये भी एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर बुलिश है, और जो डील की है यस बैंक ने, अभिषेक को लगता है कि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव तो एसबीआई के लिए दिख रहा है। 2.5% की तेज़ी आज एसबीआई के शेयर में है, क्योंकि अपने जो 23% का स्टेक था वो घट के हो जाएगा करीब करीब 10% के आसपास का इस स्टेक सेल के बाद में। लेकिन अभिषेक, जब आप जवाब दे रहे थे ना, निफ्टी ने और निफ्टी बैंक दोनों ने 100 पॉइंट और जोड़ लिए। निफ्टी की जो तेजी हो गई है 700 अंकों की हो गई है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो अब जो तेजी है वो 1650 अंकों के आसपास की है। तो जबरदस्त सत्र आज का है, और ये एफर्ट जो है ना, ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। चारों तरफ से अच्छी खबरें आई हैं और बाजार के मूड को आज पूरी तरह से हरा कर रही है। फिलहाल आज शो में समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए नीलेश जी और अभिषेक भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस शो में। चलिए